हाँ जी। क्या हाल चाल है आप सभी के। तो कैसा रहा भाई मॉक टेस्ट आप सभी का। तो भाई लोगों, मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस बार बहुत सारा हमारे साथ जुड़ रहा है। बच्चे बहुत अच्छे से बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। खैर क्लासेस भी इस समय इस बार देखे, जैसे कपिल सर ने मैराथन ली 12 घंटे की एक्स ग्रुप की मैथ्स की, तो बच्चों को बहुत फायदा मिल रहा है। और इसमें भी स्कोर बहुत अच्छा रखा। ठीक है, मतलब काफी एक्स ग्रुप में भी बहुत नंबर आ रहे हैं बच्चों के। और वाई ग्रुप में तो आपको पता ही है, पहले से चीते खतरनाक है हमारे। तो भाई जो भी मेहनत कर रहे हैं और जो भी हमारे इस बार के टॉपर्स हैं, और मैं तो टॉपर्स को भी नहीं कहूंगा, मैं तो उसको देखिए, एक चीज का ध्यान रखिएगा। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि भाई टॉपर्स ही सब कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है। मैटर ये करता है कि मेहनत कौन कर रहा है। क्योंकि जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है जो बच्चा आज मान लो किसी के नंबर इंग्लिश में 15 है, क्या पता वो पेपर में 20 ले आए। तो इसीलिए मेरा उन सभी स्टूडेंट्स को एक आश्वासन है, और मैं ये मोटिवेशन देना चाहता हूँ, चाहे मोटिवेशन समझ लो या सलाह समझ लो अपने बड़े भाई की तरफ से, कि भाई मैटर ये करता है कि आप जिस दिन वहां एग्जाम में होंगे, वहां कौन परफॉर्म करेगा। पता लगा यहां पर कोई किसी इंग्लिश में रोज 20 में से 20 ला रहा है और वहां उसके 10 ही रह गए, तो क्या फायदा ऐसी तैयारी का। तो पीछे नहीं हटना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, ठीक है। तो लगे रहो, बहुत अच्छा स्कोर रहा आप लोगों का इस बार, ठीक। चलिए जी, तो आते हैं भाई लोगों इस आपके इसके मॉक टेस्ट पर। है ना, ये ऑल इंडिया मॉक टेस्ट 3 था। तो इंग्लिश का मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ इसमें। ये आपका पहले सबसे पहले पैसेज दिया हुआ था कि एक बार पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली डिटेक्शन ऑफ टीबी। टीबी की को पहले स्टार्टिंग में ही डिटेक्ट कर लिया जाए, ठीक है। और इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली डिटेक्शन पहला। दूसरा, ट्रीटमेंट एंड न्यूट्रिशियस फूड आर जस्ट नॉट नोन वाइडली एनफ। ये बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता है। ऑफन टीवी अक्सर क्या होता है, टीवी विक्टिम्स जो है इलाज को, यानी कि जो टीवी का इलाज है, जो ट्रीटमेंट है, उसको डिसकंटिन्यू कर देते हैं, रोक देते हैं। कब रोक देते हैं, जब सिम्टम्स जो हैं वो गायब हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, विदाउट वेटिंग फॉर अ कंप्लीट क्योर। और भारत में सबसे बड़ी चीज है कि पूरा इलाज तो कोई नहीं कराता। द नेक्स्ट अटैक इज मोर विरुलेंट। और दूसरा अटैक जो होता है ना भाई, वो बड़ा खतरनाक होता है ना। फ्रॉम बैक्टीरिया विच हैव दस बिकम ड्रग रेजिस्टेंट, ठीक है। जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया ड्रग रेजिस्टेंट हो जाता है। ड्रग अब मतलब दवाइयों का असर भी उस बैक्टीरिया पे नहीं पड़ता है। एंटी टीबी ड्रग आर प्रोड्यूस इंडिया। इंडिया में एंटी टीबी ड्रग्स जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। और कैपेबिलिटी टू मीट द कंट्रीज रिक्वायरमेंट ऑफ एंटी टीबी ड्रग इन फुल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो कह रहा है कि जो भारत में कैपेबिलिटी है प्रोड्यूस करने की इस ड्रग्स को, वो ऑलरेडी क्या है, इन फुल है ना, मतलब हम लोग ऑलरेडी पूरा कर चुके हैं उसको। येट मिलियंस ऑफ इंडियन सफर फ्रॉम टीबी एंड थाउजेंड्स ऑफ देम डाई एवरी ईयर। लेकिन फिर भी मारे जाते हैं हजारों, मिलियंस ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ देम डाई एवरी ईयर। तो मिलियंस ऑफ तो सफर करते हैं और थाउजेंड्स में मारे जाते हैं। वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब जो अपनी तरफ से हेल्प करती हैं, और सरकारें जो है, आर डूइंग कमेंडेबल जॉब। बट वी हैव सो फार टैकल्ड ओनली द फ्रिंज ऑफ द प्रॉब्लम। लेकिन हमने अभी तक इस समस्या का केवल फ्रिंज ही पार्ट को टैकल किया है, मतलब कुछ ही हिस्सा टैकल किया है, कंप्लीट नहीं किया है। What is now needed is a nationwide determination to fight। भैया डिटर्मिनेशन चाहिए पूरे देश में टीबी से लड़ने के लिए। इंडिया ने इरेडिकेट किया था स्मॉल पॉक्स को नेशनल कैंपेन के साथ। वी कैन इरेडिकेट टीबी टू, टीबी को भी कर सकते हैं। चलिए, ट्रीटमेंट इज डिसकंटिन्यूड बाय टीबी विक्टिम। कब कर दिया जाता है, जब इसके साइन जो है विजिबल नहीं होते हैं। जब साइन विजिबल नहीं होते तब इसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है। मिलियंस ऑफ इंडियन सफर फ्रॉम टीबी। क्यों सफर करते हैं, क्योंकि वो जल्दी क्या कर देते हैं, उस ट्रीटमेंट को डिसकंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट जो टू टीवी डिसकंटिन्यू टू अर्ली। जब ट्रीटमेंट जो होता है उसको बहुत जल्दी खत्म कर देते हैं, तो फिर होता क्या है कि जो डिजीज है ना, वही बीमारी जो है दोबारा आती है और खतरनाक तरीके से डेंजरस फॉर्म में आती है, ठीक है। द फ्रिंज ऑफ द प्रॉब्लम मीन्स, द फ्रिंज ऑफ द प्रॉब्लम, फ्रिंज का मतलब क्या है, मतलब एज ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि मेन प्रॉब्लम, कंप्लीट प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं कर पाते, केवल कुछ ही हिस्सा उसका सॉल्व कर पाते हैं। हु और व्हाट बिकम्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज ड्रग रेजिस्टेंट। कौन बन जाता है, टीवी बैक्टीरिया, ठीक है, जिसको पूर्ण रूप से खत्म नहीं किया होता, वो ड्रग रेजिस्टेंट बन जाता है। चूज द सेंटेंस दैट कन्वे द सेम मीनिंग। तो सेम मीनिंग कौन कौन देता है, जैसे मान लो एज द सेम मीनिंग, चूज द सेंटेंस देन कन्वे द सेम मीनिंग एज द गिवन सेंटेंस, जैसा सेंटेंस में दिया हुआ है। इसमें सेंटेंस ही नहीं दिया हुआ है, मैं पहले सेंटेंस लिख देता हूं। यहां पर सेंटेंस होगा क्या है, यहां पर है मैन इज इमॉर्टल। मैन इज सॉरी मॉर्टल।
ठीक है, मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस होगा जो टेस्ट पेपर में दिया होगा। तो कह रहा है जो सेम मीनिंग देता है, एक सेकेंड, मैन इज नॉट इमॉर्टल, मैन इज नॉट इमॉर्टल, इट मींस मैन इज मॉर्टल। तो यही इसका मीनिंग होगा, लेकिन यहां पर ये ऑप्शन दिया हुआ है, एक सेकेंड, इसका ना ए ऑप्शन में कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रखी है, क्योंकि जो ये है ना मैन इज मॉर्टल, मैं आपको बताऊं, ये जो है ना मैन इज मॉर्टल, ये ऊपर आएगा यहां पर, और ये जो ऑप्शन है ना ये होगा मैन इज इमॉर्टल, यहां पर इमॉर्टल है। ठीक है, अब देखो, मैन इज इमॉर्टल, तो मैन इज इमॉर्टल, मैन इज मॉर्टल थोड़ी ना होगा। पहले तो मीनिंग बताता हूं, मॉर्टल का मतलब सभी को मरना है, यहां पर है सभी को मरना है, यहां पर अमर हैं सभी, तो एक मीनिंग तो नहीं है। मैन इज नॉट इमॉर्टल, तो नॉट इमॉर्टल इज इक्वल टू मॉर्टल। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। तो इसमें एरर कहां था भाई, अब ये सेंटेंस ना पूरा पास्ट में चल रहा है, तो यहां पर प्लेयर हैज टेकन की जगह क्या हो जाएगा, हैड टेकन हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, रिवोक का एंटोनियम, रिवोक होता है कैंसिल, और कैंसिल का उल्टा हो जाएगा लागू करना। प्रोक्लेम का मतलब होता है किसी कानूनी नियम को लागू करना, डिक्लेयर करना। ठीक है, इनमिकल का सिनोनियम, इनमिकल होता है हॉस्टाइल या हानिकारक भी कह सकते हो, है ना, दुश्मन भी होता है और हार्मफुल भी होता है इनमिकल। ठीक है, सिनोनियम ही पूछ रहा है वो आपसे। नेक्स्ट, मेयर्स नेस्ट क्या होता है, इल्यूजनरी, अ डिफिकल्ट सिचुएशन या इल्यूजन, भ्रम। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछा था आपसे, ही टोल्ड मी दैट हिज फादर हैड गॉन, देखो प्रीवियस वीक का तो हो जाएगा लास्ट वीक, और ये हो जाएगा हैड गॉन का, क्योंकि इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में आना है तो पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट कहां पर है इसमें, एक ही ऑप्शन में ये रहा आपका, और ये हो जाएगा प्रीवियस वीक का प्रीवियस नहीं होगा, लास्ट वीक होगा, तो 20 का आंसर हो जाना है। चूज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंस, तो देखो ये कैसे बनना था, दोज हु कैन नॉट ट्रीट अदर्स वेल, जो दूसरों को अच्छे से ट्रीट नहीं कर सकते, आर शुड नॉट एक्सपेक्ट अदर्स टू ट्रीट देम वेल, तो उन्हें ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि भाई बाकियों से भी अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। शी हैज जॉइंड अ, अब देखो कई बच्चों ने टू के हिसाब से 2 years लगा दिया होगा, लेकिन यहां पर देखो कोर्स क्या है, नाउन है, और नाउन की इंफॉर्मेशन देता है एडजेक्टिव, तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा, तो इसीलिए ये प्लूरल नहीं होता। ठीक है, जैसे होता है ना एक 5 सितारा होटल, अब 5 स्टार कहते हैं, 5 स्टार्स नहीं कहते हैं, क्योंकि वो होटल की विशेषता बता रहा होता है। आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस नॉनसेंस एनी मोर, मैं ये बकवास और सहन नहीं करूंगा, तो दिस नॉनसेंस, और ये गोइंग वाला कॉन्सेप्ट है, कई बच्चों ने पक्का बीइंग वाले में फंसे होंगे, है ना, फंसे होंगे पक्का, तो बीइंग नहीं लगता इसमें, यहां पर गोइंग का मतलब है अबाउट, है ना, आई एम नॉट अबाउट टू टॉलरेट, तो यहां पर गोइंग का मतलब हो जाएगा अबाउट, और टू टॉलरेट का हो जाएगा टू बी टॉलरेटेड, तो ए आंसर बैठेगा इसका। पिछले दिसंबर पारा जो है गिर गया था 20 डिग्री तक, तो डिप्ड, डिप्ड होता है, डिक्रीज और रिड्यूस नहीं होता, ये संख्या नहीं है जो घटेगी। डिसाइड का नाउन फॉर्म होता है डिसीजन, DECISION। ठीक है, अनलेस आई गेट टी, जब तक मुझे चाय नहीं मिलेगी मैं कुछ नहीं कर सकता, मतलब कोई काम नहीं कर सकता। अब कई बच्चों ने पता है क्या मारा होगा, क्योंकि वही मैं कहता हूं, रटोगे जब तक रटने वाली प्रवृत्ति बनाओगे तो गलत होगा, कि भैया ये अनलेस है, यहाँ नॉट को हटा दो, अरे भाई देख तो लो पहले, वो क्लॉज अलग है, ये क्लॉज यहां खत्म हो गया है, तो ये नो एरर था इसका आंसर। ठीक है, दोज हु गो ऑन टू समवन एल्स लैंड, अच्छा अतिक्रमण करने वाले होते हैं ट्रेसपासर्स, जब आप किसी की प्रॉपर्टी में घुस जाते हो ना बिना परमिशन के, तो उसे ट्रेसपासर्स कहते हैं। ठीक है, सकम्ब के साथ प्रपोजिशन लगती है टू, सकम्ब टू का मतलब होता है सरेंडर कर देना, उसने अपनी इंजरीज के सामने घुटने टेक दिए। ही हैज कम आउट विद गैप फॉर हिज फ्रेंड्स, ओहो, ये ना ब्लैंक पता है कहां बना था, विद, यहां पर आना था यूनिक प्रपोजल। ठीक है, और यूनिक के साथ आपको प्रपोजिशन क्या लगानी है, आ, विद अ यूनिक प्रपोजल फॉर हिज फ्रेंड्स। ठीक है, तो यूनिक के पहले पूछ रहा था आपसे, बस फिजिक्स भी करवा दूं सॉल्व। तो ठीक है भाई, ये हो गया आपका कंप्लीट मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। अपना स्कोर जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कि भैया ये मेरा स्कोर रहा है। ठीक है, इंग्लिश का खासकर बताना कि कितना आया है इस बार। ठीक है, चलिए, जय हिंद, ऑल द वेरी बेस्ट। तो चलो भाई, इंग्लिश का सॉल्यूशन तो आपने देख ही लिया। अब देखते हैं रीजनिंग में क्या था।
तो रीजनिंग का ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन यहां पे दिया गया है। अनुपमा, काव्या, चहल, दिलीप, सौरभ, वरुण और गोविंद एक वृत्त आकार घेरे में बैठे केंद्र की ओर मुख और ताश खेल रहे। कितने बंदे हैं? 2, 3, 4, 5 है, 7 है। तो आप एक जो है सर्कल बना लो और सेंटर की तरफ को उनके चेहरे दिखा दो, 7 लोगों को बैठा दो। तो ये हो गया आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अपनी इच्छा से बैठा लो कहीं भी, हो गया। अब अच्छी बात है, स्टेटमेंट अलग अलग दे दी। सौरभ अनुपमा और दिलीप का पड़ोसी है। सौरभ जो है अनुपमा और दिलीप का पड़ोसी है, यानी अनुपमा और दिलीप के बीच में आएगा सौरभ। दिलीप या अनुपमा के बीच में कोई भी एक केस ऐसा बनेगा, या तो अनुपमा फिर सौरभ फिर दिलीप, या दिलीप सौरभ अनुपमा। ठीक है, आगे गोविंद वरुण और चहल के मध्य में नहीं है। इस लाइन को भी छोड़ दो क्योंकि ये कोई स्ट्रोंग ठोस हमारे पास पॉइंट नहीं है। वरुण अनुपमा के ठीक दाई हो रहा है। वरुण अनुपमा के ठीक राइट में है, तो ठीक राइट में है वरुण। तो वरुण अनुपमा के ठीक राइट में बैठा दिया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अभी अब तो पहला केस क्या था? एएसडी, कि ए हो, ए के बाद एस हो, एस के बाद डी हो, या एएसडी धरो। अभी इसको भी चलो छोड़ो। अब आगे उसने क्या कहा है? उसने कहा है हाँ, काव्या वरुण के ठीक दाई हो रहा है। बाविया वरुण के ठीक दाई हो रहा है, तो बाविया हुई यहां पे, बाविया भी हो गई। अब मुझे बस एक बात बताओ, यहां पे हमें जो सौरभ है, सौरभ किस किस के बीच में बैठाना है? सौरभ हमें बैठाना है किसके बीच में? हाँ, अरुण सॉरी दिलीप और अनुपमा के बीच में। तो अनुपमा तो ये रही, तो सौरभ को यहां बैठाओ और दिलीप को यहां बैठाओ, तभी तो बीच में जाएगा। हो गया। बचे कौन? बचे हुए जो भी 2 बंदे हैं, या जो भी चहल और एक कौन रह गया? चहल और गोविंद वरुण चहल। तो चहल रह गया, सौरभ हमने बैठा दिया, हाँ दिलीप भी बैठा दिया, चहल और गोविंद रह गए। तो चहल और गोविंद में थे एक यहां और एक यहां, इनकी फिक्स नहीं पता हमें, ऐसे छोड़ना पड़ेगा। निम्न में से कौन व्यक्तियों का कौन सा युग्म एक दूसरे के आसन नहीं बैठा, अगल बगल में नहीं बैठा? गोविंद और दिलीप। तो देखो दिलीप के बगल में गोविंद हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। आगे बाविया अनुपम और बाविया, ये तो फिक्स है, ये अगल बगल में नहीं बैठे, यही आंसर जाएगा। चहल बाविया के बगल में चहल हो सकता है, क्योंकि कुछ पक्का नहीं पता, इसको भी छोड़ दो। दिलीप और सौरभ भी है, तो आंसर क्या गया? बी गया। बेहतरीन क्वेश्चन था। देखो ए बी बी सी का रेशो दे दिया। देखो ए कितना है? ए बी सी, ए है 5, बी है 6, बी यहां भी 6 बनाओ। लो जी मजा आ गया, 6 ही है, और सी ले लिया 7। अब ए प्लस बी 11, बी प्लस सी जोड़ दो 13, और सी प्लस ए जोड़ दो 12। तो 11, 13, 12। ये लो, इसमें देखो 17 तिया सारा 3 जाए, तो आगे बढ़ो। आगे 147 को देखो, 30 तिया 45 तिया, तो ये गड़बड़ हो गया, 3 जा नहीं है। 2 संख्याओं का जो लघुत्तम समापवर्ती और उनका महत्तम समापवर्ती का 15 गुना है। एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 15 गुना है, मैंने लिख दिया एलसीएम एचसीएफ का 15 गुना। एलसीएम और एचसीएफ का योग है 112, एलसीएम प्लस एचसीएफ जो है 112 है। एक बात बताओ, एलसीएम का जो मान है वो यहां रख दो, तो कितना हो जाएगा? 15 और 16 एच हो जाएगा। तो एच कितना आ जाएगा? 16 से डिवाइड कर लो, या लिख देता हूं मैं, ये 15 एच प्लस एच बराबर 112। 16 से कितनी बार? 7 बार, एच आया 7। अगर एच 7 आया तो उसने कहा है कि एक संख्या 35 है, दूसरी बताओ। अगर एच 7 आया तो एलसीएम कितना हो गया? 15 गुना 7, 15 सत्ते 105। और फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी, आपको पढ़ाया भी था और सबको आता भी होगा। तो 105 गुणा 7 और बराबर एक संख्या है 35, दूसरी निकालनी है, 35 से कटा 3 बार, तो 21 आया आंसर। सीरीज का देखो, सीरीज में देखो भाई, अगर आप इसमें ध्यान से चलो चीजों को लेके, तो मैं क्या कह सकता हूं, ये वाला जो है, चलो ये बॉक्स ही देख लो आप, इस बॉक्स को ही देख लेते हैं। इसमें इस तरीके का यहां ब्लैकआउट जो हुआ है, ब्लैकआउट इस पोर्शन पे है, इस हिस्से पे ब्लैक है, अगले वाले में फिर इस हिस्से पे है, और फिर इस हिस्से पे है। ठीक है, अब एक बात बताओ, पहले में ऐसे ब्लैक आया, दूसरे में ये ब्लैक आया, तीसरे में फिर ये रिपीट हो गया, इसी हिस्से पे आया, चौथे में फिर जस्ट इसके ऊपर आया। यानी ब्लैक कैसे ले रहे हैं? 4 हिस्से बना सकते हो ब्लैक के, ऐसे 4 हिस्से बना सकते हो। पहले इस पे लिया इसने, फिर एक छोड़ दिया, इस पे लिया। ठीक है, अच्छा जी, फिर आगे एक छोड़ दिया, फिर इस पे लिया। ठीक है, यानी 2 बार एक एक छोड़ के लिया, फिर अगले पे ले लिया, जस्ट अगले पे, फिर एक छोड़ के इस पे लिया, फिर एक छोड़ के लेगा। क्यों? क्योंकि देखो पहले में ये पोर्शन छोड़ के ये ब्लैक किया, फिर ये छोड़ के ये ब्लैक किया, फिर अगला किया,
फिर ये छोड़ के ये किया, अब फिर एक छोड़ के एक करेगा, क्योंकि दो बार तो एक छोड़ के एक ले रहा है, फिर अगला ले रहा है, तो ये हिस्सा ब्लैक होगा। ये हिस्सा यहां ब्लैक पहले वाले में है, नहीं है, नहीं है, और इसमें है, नहीं है। लो एक बार में आंसर आ गया। ठीक है, तो कई तरीके थे, जो तरीका आपको पकड़ में शुरू में आए उसको लगाओ। 10 10 10 5 आयामों वाला कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ बतानी है कि सबसे लंबी छड़, इसका डायगोनल निकाल दो, क्योंकि जो डायगोनल होता है उसी के लंबाई के बराबर सबसे बड़ी छड़ होती है। तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस 100 प्लस 25, 225 बाहर आया 15। चलिए यहां पे उसने दे दिया ए बी सी डी ई एफ जी और एच, अलग अलग वजनों के 8 व्यक्ति, अलग अलग वजन के 8 व्यक्ति है, केवल 2 व्यक्ति एफसीएल के, यानी यहां 8 बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। वो कहता है केवल 2 व्यक्ति एफसीएल के केवल 2 है, तो एफ को यहां बैठा दो, इसके नीचे सिर्फ 2 व्यक्ति है। एफ ए से बारी है, एफ ए से बारी है, तो ए यहां कहीं होगा। चलो मैं ए को अभी यहां मान लेता हूं, ए यहां भी हो सकता है, उसके नीचे भी हो सकता है, लेकिन बी से हल्का है। ए जो है, अब देखो उसने क्या कहा था, उन्हें कहा था केवल 2 व्यक्ति एफ से हल्के हैं, एफ ए से बारी है लेकिन बी से हल्का है, एफ ए से बारी है लेकिन बी से हल्का है, तो बी यहां कहीं भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, डी ई से हल्का है, अब उसने कहा जो डी है वो ई से हल्का है, चलो डी ई से हल्का अलग से बना लो, क्योंकि यहां तो दिखा नहीं सकता ना, यहां डी है ना ई है, डी ई से हल्का लेकिन जी से बारी है, लेकिन जी से बारी है। चलो एच ए से हल्का है, ए से हल्का है एच, तो नीचे का तो भर गया, अब ऊपर का बच गया। अब वो कहता है सी ई से बारी है, जो सी है वो ई से भारी है। ठीक है, सबसे भारी व्यक्ति नहीं है, लेकिन सी सबसे भारी व्यक्ति नहीं है। कितनी जगह बची है ऊपर, 1 2 3 4 5 बची है, 5 में से 4 तो ये हो गए, एक ही है। सी उसने कह दिया सबसे भारी तो है नहीं, तो सी को यहां बैठाओ फिर, क्योंकि सी सबसे भारी नहीं है, तो ये तो लगातार हो गए, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, और बी को ले लो सबसे ऊपर। ठीक है, अब उसने कहा है कितने व्यक्ति उस व्यक्ति से हल्के हैं जो डी से ठीक हल्का है। देखो इस लाइन का कोई मतलब नहीं कि दूसरे सबसे भारी और दूसरे सबसे हल्के व्यक्ति का वजन की यहां बात ही नहीं हो रही है, सीधा देखो कितने व्यक्ति उस व्यक्ति से हल्के हैं जो डी से ठीक हल्का है। डी से ठीक हल्का है जी, तो वो कहता है जी से कितने व्यक्ति हल्के हैं, तो जी से कितने व्यक्ति हल्के हैं, 3। आंसर ए 7 में से 5 बार सच बोलता है। देखो 7 में से 5 बार सच बोलता है ए, तो ए के 2 केस बने। अगर वो सच बोल रहा है तो सच बोलने की प्रोबेबिलिटी होगी 5/7, क्योंकि वो 7 में से 5 बार बोलता है। इसको ऐसे समझो जैसे आपके 7 में से 5 नंबर आए, तो 7 नीचे 5 ऊपर, तो ये 7 में से 5 बार सच बोलता है, तो सच बोलने की प्रोबेबिलिटी तो हुई है, और झूठ बोलने की हुई है। ठीक है, ऐसे ही बी की ले लो, ये ट्रू की और ये फॉल्स की, बी की ले लो। बी 9 में से 8 बार सच बोलता है, सच बोलने की तो हुई है और झूठ बोलने की हुई है, ट्रू और फॉल्स। वो कहता है इसकी क्या प्रायिकता है, वे एक ही तथ्य को कहने में एक दूसरे का खंडन करेंगे। यानी वो कहता है बताओ इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, वे दो एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट होंगे। यानी एक कहेगा कि भाई दिन है, तो दूसरा कहेगा रात है। चलो मैंने माना ये सच बोल रहा है, पहला केस कि माना ये सच बोल रहा है, तो या तो हो सकता है ए सच बोल जाए, ए सच बोल जाए तो बी को झूठ बोलाना पड़ेगा, तभी तो खंडन करेंगे। ए ने सच बोला तो बी ने झूठ बोल दिया, एक केस तो ये बनेगा। दूसरा केस ए झूठ बोल दे और जो है भाई बी सच बोल दे, एक केस ये बनेगा। या तो ये केस बनेगा या तो ये। मैंने आपको समझा था अगर एंड आता है, एंड का मतलब आता है ए और बी दोनों केस बने, तो अगर एंड आता है तो बीच में क्या लगता है, एंड वाले केस में क्या लगता है, गुणा लगती है। लेकिन अगर और आता है और, तो बीच में क्या लगता है, प्लस लगता है। या तो ये केस होगा या ये सच बोलेगा तो ये झूठ, या तो ये केस आएगा, या फिर ये झूठ वो सच या ये केस, तो दोनों में से कोई एक जाएगा तो प्लस। तो ये हो गया कितना, 5/63 और प्लस 16/63, 16 और 5 21/63, तो आंसर कितना आया, 1/3, 1/3। देखो ये उसने एक सीरीज दे दी, वो कहता है ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के, वो कहता है ऐसी कितनी ओड नंबर है, ओड, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले भी ओड आता हो, ठीक पहले भी ओड नंबर आता हो, और ठीक बाद एक इवन आता हो। यानी आपको ऐसा पकड़ना है जिसमें लगातार 2 ओड हो और उसके बाद इवन हो। लगातार 2 ओड को टारगेट करो, लगातार 2 5 और 3 लगातार 2 ओड है, फिर 6, तो एक पेड़ तो यही बन गया, 5 3 6, एक तो ये बना। उसके बाद 3 6 लगातार ओड नहीं है, 6 8 लगातार ओड नहीं है, 8 2 लगातार ओड नहीं है, 2 6 लगातार ओड नहीं है। ऐसा पकड़ो जहां लगातार 2 ओड हो, 6 तो 3 नहीं चलेगा, 3 2 नहीं चलेगा, 2 8 नहीं चलेगा, 8 0 नहीं चलेगा, 0 3 नहीं चलेगा, 3 8 नहीं चलेगा, 8 5 नहीं चलेगा, 5 6 नहीं चलेगा, 6 7 नहीं चलेगा, 7 2 नहीं चलेगा, 2 5 नहीं चलेगा, 5 0 नहीं चलेगा, 0 9 नहीं चलेगा, 9 6 नहीं चलेगा, तो एक ही रह गया, क्योंकि 2 लगातार ओड होने जरूरी थे, तो एक ही आंसर। नेक्स्ट देखो, इसमें देखते हैं, इसमें क्रॉस यहां से वो यहां लेगा,
फिर यहां आना चाहिए, क्यों? क्योंकि उसके बाद तभी यहां जाएगा, तो यहां आना चाहिए, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब इसमें ये चेक मत करना बीच वाला, स्क्वायर को चेक कर लो। स्क्वायर यहां था, फिर स्क्वायर यहां बीच में आया, अब स्क्वायर यहां आना चाहिए यहां, क्यों? क्योंकि देखो पहले इस सिरे पे फिर इस पे, तो अब इस पे आना चाहिए, तो स्क्वायर यहां आना चाहिए, फिर यहां से वापिस वहीं जाएगा, तो आंसर क्या गया? 2 गया। 400 मीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी समान बिंदु से एक ही समय पर क्रम से 10 मीटर पर सेकंड और 16 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ना शुरू करते हैं। यानी 400 मीटर का ट्रैक है, दोनों दौड़ रहे, एक 10 की स्पीड में, एक 16 की स्पीड में, समान दिशा में जा रहे हैं। तो कहते हैं बताइए पहली बार वो प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे? देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि दो बंदे एक ही बिंदु से एक ही दिशा में दौड़ते हैं और वो पहली बार कब मिलेंगे, किसी गोल ट्रैक वगैरह पे दौड़ रहे हैं, तो आप हमेशा याद रखना, तो कब मिलेंगे? तो मीटिंग टाइम। तो मीटिंग टाइम का जो फॉर्मूला होगा, जिसको याद नहीं है वो याद कर लेना, वो होगा एलसीएम ऑफ बोथ टाइम। एलसीएम ऑफ बोथ टाइम, ठीक है, एलसीएम ऑफ बोथ टाइम। 3 लोग है तो सब एलसीएम, या एलसीएम ऑफ पोल कह सकते हो, एलसीएम ऑफ ऑल टाइम, एलसीएम ऑफ टाइम ऑफ ऑल मेंबर्स, ऑल पर्सन, ये याद रखना, ठीक है। तो ये मीटिंग टाइम आ जाएगा। अब एलसीएम ऑफ सभी का एलसीएम आया, किसका एलसीएम? टाइम का एलसीएम। अब आप एक बात बताओ, पहला 400 मीटर गया 10 की स्पीड से, तो फॉर्मूला क्या होता है टाइम का? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, होता है। तो पहले का टाइम कितना आएगा? 410 की स्पीड से, और दूसरा कितना गया? 416 की स्पीड से, तो ये तो आएगा 40 सेकंड, और ये आएगा आपका 16 दूनी 32, 25 सेकंड, और इसका एलसीएम होगा 200 सेकंड। एलसीएम एलसीएम होगा 200 सेकंड, ये आंसर है। तो 200 सेकंड बाद वो मिलेंगे। देखो लेबर को लिखा है, एल से पहले एक्स को मैच करो। एल से एक्स तो भाई बहुत दूर है, बहुत ज्यादा दूर है, तो छोड़ दो, लास्ट में चलो एलसीएम। एल एल के बाद क्या आता है? एम ही आता है, यानी +1, और ए के बाद सी आता है +3, और बी के बाद ई आता है, यानी कि ए के बाद सी, सॉरी +2। पहले हो गया एलसीएम +1, ए से बी सी +2 और बी से सी डी +3, तो मिल गया। तो सीधा कर दो +1 ई एफ +2 सी +3, 18 3 21 यू, यूसीएफ एंड में आएगा, यूसीएफ एक ही ऑप्शन में है आंसर। ये देखो इसको कंप्लीट करना है, पैटर्न को कंप्लीट करना है, तो आप एक छोटी सी चीज पकड़ लो सबसे पहले। इसमें यहां पे जो है ये ऐसे, ये वाला हिस्सा यहां मिलेगा, नहीं है, नहीं है। इसमें देखो इधर नहीं है, इधर है, क्योंकि यहां होना चाहिए था, यहां, तो आंसर डी। शरीर 14 से 15 कितना? 1। 15 से 24 कितना? 15 से 24 1 9, और ये कितना? 25। 1 का स्क्वायर, फिर 2 छोड़ दिया, 3 का स्क्वायर, 4 छोड़ दिया, 5 का स्क्वायर, 6 छोड़ दिया, 7 का स्क्वायर, 49, ठीक है। 8 छोड़ दिया, 9 का स्क्वायर, अब 10 छोड़ देगा, 11, 121 जुड़ेगा, तो 180 और 120 कितना हुआ? 300। देखो तो ये तो बिल्कुल इजी है, ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखना है आप इसमें, एक बात पकड़ो, एक बात पकड़ो। सबसे पहले चलो उल्टा चलते, ये यहां था, अगले वाले में 45 डिग्री घुमाया, यहां से शुरू हुआ खेल, ठीक है, यहां से खेल शुरू हुआ, ठीक। अच्छा जी, अब इसमें एक काम और कर सकते हो आप, एक काम और कर सकते हो। इसमें अगर हम देखते हैं 3 3 2 4 5 और 2 4 5, तो 3 फूल 3 पत्ती, 5 5, तो इसमें आएगी 7 पत्ती। तो इसमें कितने हैं? 3 3 6 8 है, इनमें कितने हैं? 2 4 6 है, इनमें 2 4 6 7 और 2 4 6 7, इनमें से आंसर है। अब आपको आंसर देखना है, तो आप यहां पे एक चीज कर सकते हैं, इसमें आप ये देख लो किस तरीके से घूम रहा है। पहले ये यहां था, तो इसको कितना घुमाया? 45 डिग्री घुमाया, 45 डिग्री घुमाया, तो ये बन गया, बन गया। अब इसके बाद इसको भी 45 डिग्री ऐसे घुमाया, 45 डिग्री ऐसे घुमाया, तो ये पत्ती यहां चली गई, फिर 45 घुमाया तो ये पत्ती यहां चली गई, फिर 45 घुमाएगा तो ये पत्ती यहां जाएगी, तो यहां से शुरू होगा, यहां से शुरू होगा इस कॉर्नर से, तो ये 2 गलत हो गया, 4। चलिए 4 अक्षर दिए गए हैं, 3 एक समान है, एक डिफरेंट है। देखो इसको देखो भाई, अगर आप देखो पी के लगातार, आई आर नहीं, जीवी नहीं, नहीं लगातार वाला तो केस है नहीं, कुछ और देखो। पी के एक दूसरे का विपरीत भी होता है, आई आर विपरीत है, एलओ विपरीत है, लव एलओ विपरीत है, यानी इनका योग 27 27, इन दोनों का योग 27। जी का क्या होता है? एस एच आई आर टी जी, जी का होता है टी, तो यही गड़बड़ हो गया, ये रिवर्स पेयर दिए है। चलो इसको थोड़ा सा अपने ऊपर लेके किया करो। राधा महिला है और ज्ञानेश एक पुरुष है, और उनकी 3 बेटियां हैं, तो राधा और महिला है माइनस, और ज्ञानेश पुरुष है प्लस, हस्बैंड वाइफ हो गए क्योंकि इनकी 3 बेटी है। और जो बेटी है मनुजा, तारिणी और सुषमा, इनकी जो बेटी है मनुजा, तारिणी
और सुषमा, तीनों बेटी हो गई। तारिणी की शादी जैसे हुई है, तारिणी की जो शादी हुई है वो हुई है जैसे, यही दिखा दो जय को प्लस। आगे उसने कहा सुषमा की शादी अब ऐसे हुई है, सुषमा की हुई है अब ऐसे प्लस। और ज्ञानेश का तीसरा दामाद अखिल है, तो तीसरा दामाद यहां आएगा अखिल है प्लस। अखिल के दो बच्चे पीयूष और रानी है, अखिल के दो बच्चे हैं पीयूष और रानी, नाम से ही प्लस माइनस ले रहा हूं मैं। जय की दो बेटियां रीचा और नेहा, जय की दो बेटियां रीचा और नेहा। और मर्दुल अभय का इकलौता बेटा है, अभय का इकलौता बेटा है मर्दुल। लो सारे हो गए। या तो मेंबर पूछे होंगे कि टोटल मेंबर या टोटल लड़के या लड़की। राधा का रानी से क्या संबंध है, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड पूछ लिया, राधा का रानी से संबंध। तो राधा का रानी से, अब रानी को ढूंढो कहां थी। दो बच्चे पीयूष और रानी है, किसके, अखिल के। अखिल के दो बच्चे पीयूष रानी, रानी ये रही। वो कहते हैं राधा क्या लगेगी रानी की, तो रानी की क्या लगेगी भाई, रानी की। रानी की या तो दादी या नानी, यानी ग्रैंड मदर जाएगा दोनों ही केस में, दादी या नानी, ग्रैंड मदर एक ही ऑप्शन में है, तो दादी नानी में फंसो ही मत। अपने कार्यालय के पूर्व में 10 किलोमीटर जाने के बाद सरोज दाएं मुड़ती है। देखो 10 किलोमीटर गई, 10 किलोमीटर गई, 10 किलोमीटर के बाद दाएं मुड़ी, और दाएं मुड़ के अपने कार्यालय के पूर्व, सॉरी अपने कार्यालय के पूर्व में, डिस्टेंस दूरी बाद में दिखा देंगे, पहले बना लो, पेन उठाना मत एक बार रख के। अपने कार्यालय के पूर्व में, पूर्व दिशा में जाती है, 10 किलोमीटर जाती है, चली गई। उसके बाद सरोज दाएं मुड़ती है, दाएं नीचे पड़ेगा, हाथ का हिसाब रखो, दाएं नीचे 5 चली, लो जी 5। वहां से वह दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज यानी राइट 90 डिग्री मुड़ती है और 8 जाती है, 8 जाती है क्लॉकवाइज, यहां चलो ये चली। इसके बाद वो 90 डिग्री वामावर्त यानी कि उल्टे हाथ पे, एंटी क्लॉक, लेफ्ट साइड कह लो, उल्टे हाथ पे 4 चली, तो ये चली 4। अब उसका मुख किस दिशा में है, तो अब किस दिशा में मुख है ये बताना है, तो दक्षिण में है। अगर डिस्टेंस का होता तो ये 10 थी, ये 5 थी, ये 8 थी, ये 4 थी, वो भी हिसाब लगा लेते हम फटाफट, लेकिन अभी दिशा दिशा पूछे तो दक्षिण। तो एक बार में ऐसे बनाया करो डायग्राम को, ठीक है, हाथ मत उठाया करो भाई। दूरी तो फिर लगातार देते चले जाओ, शुरू से पढ़ते चले जाओ, पहले 10 फिर 5 फिर 8 ऐसे पढ़ते चले जाओ। ये देखो ए का मान 60 दिया है, 8 कोस 60, कोस 60 होता है 1/2, सब लिखवाया हुआ है। सेक 60, कोस 60 का उल्टा 2, टेन 60, रूट 3 का स्क्वायर 3, 10 गुना साइन 60 यानी कि साइन 30 हाफ, 2 से कटा 4 बार, 2 से कटा 5 बार, 7 दूनी 14 और 4 18, 18 में से 3 गए 15, और ये हुआ 5, तो कितना आया 3। चलिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो 4 6 7 8 5 1 में जोड़कर योग को एक पूर्ण वर्ग बनाती हो। इसमें जोड़ने से, चलो इसमें मैंने माना पहला ऑप्शन जोड़ दूं, अगर पहला ऑप्शन जोड़ दूं तो लास्ट की 3 डिजिट देख लो क्या हो जाएगी। लास्ट की 3 डिजिट अगर पहला ऑप्शन या 2 ही देख लो, लास्ट की 2 डिजिट, क्योंकि पूर्ण वर्ग देखना है वर्ग, तो 2 डिजिट देख लो। 51 में अगर मैं 4 जोड़ू 55, 51 में 5 जोड़ू 56, और 51 में 6 जोड़ू तो 57, और 51 में 3 जोड़ू तो 54। देखो 55 किसी के भी स्क्वायर में नहीं आता, 25 तक के। आपको पहचान कैसे होगी, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। 25 तक के जो स्क्वायर है ना, 25 तक के, जो 25 तक के स्क्वायर की लास्ट 2 डिजिट होती है, सारे जितने भी दुनिया भर के स्क्वायर है, 1 लाख तक 1 करोड़ तक जितने भी स्क्वायर है, उन स्क्वायर की लास्ट की 2 डिजिट 25 तक के स्क्वायर में जो 2 डिजिट है उन्हीं में से आती है। अगर उनमें से नहीं आई तो फिर वो स्क्वायर नहीं होगा। 25 तक में किसी में 55 आता है, लास्ट में किसी में भी 55 नहीं आता। 5 के में 25 आता है, 15 के में 25 आता है, 55 किसी में नहीं आता। 57 आता है, 1 से 25 के किसी के स्क्वायर में लास्ट में 57 आता है, किसी में नहीं आता। 54 किसी में नहीं आता, 56 आता है 16 के स्क्वायर में 256। तो आंसर क्या हो जाएगा, 56 किससे जुड़ के 5, ये हुआ आंसर। अगर डिटेल कहते हो तो 4 6 डिटेल ऐसे कर लो, 4 6 7 8 5 1 स्क्वायर निकालना, डबल डबल का पेयर बना लो। ये मेथड आपने बचपन में जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। तो आपने पहली 2 डिजिट देखी किससे कटेगी, तो ये कटेगी 6 से, 6 छंग तो 6 छंग ऊपर भी 6 और यहां भी 6, 6 छंग 36, बचा कितना 10, और ये 6 6 हो गया 12, उतार ली अगली 2 डिजिट 78। अब 12 से देखो कितनी बार डिवाइड होता है, 107। 12 से कितनी बार, 12 निम्मा 108, तो 8 बार होगा। तो 8 यहां भी आएगा, 8 यहां भी आएगा, 8 यहां भी आएगा, बचपन में पढ़ा होगा आपने। तो 128 अट्ठे देखो, 8 8 64 4, 8 दूनी 16, 16 और 6 22, 2 और 8 एकम 8 और 2 10, बचा कितना, 8 में से 4 गया 4, 7 में से 2 गया कितना 5, उतार दिया कितना 51, यहां हो गया 136। अब 136 से इसको डिवाइड करके देखो लगभग कितनी बार जाएगा, 5 बार तो नहीं जाएगा, 4 बार चला जाएगा, 4 4, यहां भी +4, देखो एक बार कितना जाता है, 4 चौक 16, 16 का 6 का हासिल 1, और 6 चौक 24, 24 और 1 25, 25 का 5 का, यहीं से पता लग गया 25 का 5 का हासिल 2, 4 3 12, 12 और 2 14, 4 4 एकम 4 और 1 5, देखो 5451 या 5456, तो कितने की कमी पड़ गई, 5 की कमी पड़ गई, यानी 5 की जरूरत थी। तो आंसर क्या हुआ, ये हुआ। लेकिन इससे मत करना एग्जाम में, इसी से करना, ठीक है। आपने देखा इसमें क्या जोड़ू, तो लास्ट के 2 डिजिट में सारे जोड़ दो। 51 में जोड़ा 4 55, 51 में जोड़ा 5 56, 51 में जोड़ा 57,
51 में जोड़ा 54। भाई ये देख लो, ये लास्ट की दो डिजिट 1 से 25 तक के स्क्वायर में कौन सी आती है? जो भी लास्ट की देखो, दुनिया भर के चाहे 1 करोड़ स्क्वायर उठा लो, 1 करोड़ स्क्वायर में लास्ट की दो डिजिट वही मिलेगी जो 1 से 25 तक के स्क्वायर में आती है, उनके अलावा कोई मिलेगी नहीं। तो वो हिसाब लगा के सही दो। लो भाई ये देखो, इसमें देखो क्रॉस क्रॉस एक साथ, स्टार एक साथ, एस एक साथ, सी एक साथ, इक्वल एक साथ आएंगे, सब में एक साथ है, कुछ नहीं मिला, खोदा पाड़ निकली चुईया। आगे देखो, अब इसमें ए से बी में ये नया, फिर ये नया, फिर सी नया, फिर इक्वल नया। तो नया क्या ट्रायंगल नया है? हाँ जी। क्या रेक्टेंगल नया है? हाँ जी। क्या एरो नया है? नहीं जी। ए में आया। क्या सी नया है? नहीं जी, ये नहीं आया। तो इन दो में से आंसर है। इक्वल को चेक मत करो, इसको चेक मत करो। ऊपर देख लो कौन आएगा, सी या एस। यहां ऊपर कौन गया? बीच वाला, पेयर खत्म। यहां कौन गया? बीच वाला, पेयर खत्म। यहां भी कौन जाएगा? बीच वाला, पेयर खत्म। तो आंसर क्या आया? ये आया। तो ये कंप्लीट हुआ भाई हमारा पार्ट। और जी अभी आपका आएगा जीके का। तो जीके का सॉल्यूशन देखो और उसके बाद बाकी मिलेगा। और मार्क्स मुझे उम्मीद है आपके अच्छे बने होंगे। लेकिन अगर आपका 30+ स्कोर आ रहा है वाई ग्रुप में इस पेपर में 30+, तो बहुत अच्छा स्कोर है, क्योंकि आज का मैथ बहुत बढ़िया था। मैथ डिफिकल्ट था एक तरीके से, ये कह सकते हो। ठीक है, तो बस सर से मिलते हैं। अक्षय सर आ चुके हैं। जय हिंद, जय भारत। हाँ भाई, जय हिंद सभी को। आप देखते हैं आपका जो ये मॉक 3 हुआ, आपका ऑल इंडिया मॉक 3। तो इसका सॉल्यूशन, जीएस का सॉल्यूशन कर लेते हैं, जीके का। चलिए पहला क्वेश्चन, संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध कौन से खेल से है? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से। किससे भाई? फुटबॉल से। फुटबॉल से एक संतोष, आशुतोष, बीटन कप, फीफा कप, ये सारे के सारे संतोष ट्रॉफी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो बी आर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज यानी कि आर्टिकल 32 को कहा था। कहीं लिखा है समानता का अधिकार नहीं होगा, उसके बाद फिर शोषण के विरुद्ध नहीं, संवैधानिक उपचार का अधिकार यानी कि आर्टिकल नंबर 32 को कहा था। बिल्कुल करेक्ट, सी इज करेक्ट आंसर। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सभी को पता है, ये कहां से कहां तक है? 25 से 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखा है विच टीम वोन द WPL 2024, यानी कि करंट का क्वेश्चन, WPL वुमेन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीत लिया? तो WPL 2024 का खिताब मुंबई इंडियंस नहीं, ये जीता था आपका आरसीबी। और आरसीबी कैप्टन रही थी स्मृति मंधाना। कौन रही थी? स्मृति मंधाना कैप्टन थी। तो आंसर रहेगा आपका सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवात के शांत क्षेत्र को क्या कहा जाता है? यानी कि जब भी साइक्लोन आता है, साइक्लोन दो आपका, ये आपकी कैसी, ये वेरिएबल विंड है, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन कह रहे थे। तो साइक्लोन इस तरह से, जब भी साइक्लोन बनता है तो साइक्लोन इस तरह से ऊपर की ओर उठता है। तो ये बीच में जो सेंटर वाला पार्ट होता है, ये बिल्कुल काम जोन होता है, जहां पर कोई हवा नहीं चलती, इसे बोलता है साइक्लोन। इसे बोला जाता है साइक्लोन आई या फिर साइक्लोन चक्सू के नाम से जाना जाता है। तो आंसर रहेगा साइक्लोन आई इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डेवलप्ड द इंटीग्रेटेड सर्किट चिप? आईसी चिप का विकास किसने किया है? तो आईसी चिप इंटीग्रेटेड, सीवी रमन। तो वो तो रमन प्रभाव के लिए फेमस है। चार्ल्स बेबेज किसके लिए? ये फादर ऑफ कंप्यूटर कहे जाते हैं। क्या फादर ऑफ किसके? कंप्यूटर के फादर कहे जाते हैं। रॉबर्ट नाइक, आंसर जाएगा डी, JS किल्बी। JS किल्बी ने आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया था। डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट इज इन पाकिस्तान। निम्नलिखित सिंधु घाटी स्थलों में से कौन सा पाकिस्तान में है? तो पाकिस्तान, यहां देखा जाए लोथल कहां है? लोथल गुजरात में है। लोथल गुजरात में है। कालीबंगा, कालीबंगा कहां है? प्रेजेंट में हमारे राजस्थान में पाया जाता है। कालीबंगा राजस्थान में है। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में। तो आंसर क्या ही जाएगा? डी बचता आंसर, आंसर रहेगा डी। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन, हु वाज द लास्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया? भारत का आखिरी वायसरॉय। इसमें डिस्प्यूट आता है इस क्वेश्चन में। अगर पूछा जाए भारत का आखिरी वायसरॉय और पूछा जाए स्वतंत्र भारत का पहला वायसरॉय, दोनों अलग बातें हैं। अगर भारत का अंतिम वायसरॉय पूछा जाए तो ये तो था आपका लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। अगर कहा जाए आपसे भारत का, स्वतंत्र भारत का प्रथम, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम हो जाता है चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। और अगर भारत का प्रथम पूछा जाए तो वो हो जाता है कैनिंग। अगला क्वेश्चन, द सत्रिया डांस इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट? सत्रिया नृत्य भारतीय किस राज्य से संबंधित है? तो भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य, जिनमें से पहला आंसर जाएगा असम। असम इज करेक्ट आंसर। असम का जो ये आपका क्लासिकल डांस है वो सत्रिया है। मणिपुर से मणिपुरी, ओडिशा से ओडिसी, तमिलनाडु से भरतनाट्यम। कौन सा है? तमिलनाडु से भरतनाट्यम। तो ये कैसी है? कैसी क्लासिकल डांस की फॉर्म से। आंसर रहेगा ए इज करेक्ट।
हेलो प्यारे बच्चों, तो चलिए बात करते हैं मॉक टेस्ट नंबर 3 के सॉल्यूशन की। एयरफोर्स मैथ्स का जो भी आपको हुआ है, पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, बिंदु इतने से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। भाई जब दो बिंदु दिए जाते हैं तो रेखा की इक्वेशन क्या होती है? y माइनस वाई वन, वाई वन की वैल्यू कितनी देगी 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस x1 और x माइनस x1, x1 की वैल्यू -1 है तो प्लस के 1 हमको देखने के लिए मिल जाएगी। ये नीचे आ जाएगा 5 और 1 6, यहाँ आ जाएगा 6y माइनस के 6 से 24 हो जाएगा, ये माइनस के 7x हो जाएगा और माइनस के 7 देखने के लिए मिलेगा। 7x इधर आएगा, प्लस के 7x प्लस के 6y, 24 वहां जाएगा, प्लस के 24 माइनस 7 प्लस के 17 बचेगा। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर ए वाला नजर आ गया, तो ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये था हमारे पास 46 नंबर, ठीक है। अभी आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद द वर्टेक्स इतना। भाई वर्टेक्स मेरे पास दे रखे हैं, इनका एरिया मेरे पास 9 है, तो एरिया 9 इज इक्वल टू 1/2। 2 को भी मैंने इधर भेज दिया, यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास आ जाएगा x1, x1 की वैल्यू माइनस के 3 है, x1 के साथ y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, 0 माइनस के k हो जाएगा, प्लस के फिर लेके चलेंगे x2, x2 का वैल्यू कितना है 3 है, तो y3 माइनस y1, y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी, और प्लस के फिर लेके चलेंगे x3 का वैल्यू 0 है, तो 0 मेरे पास अब 0 चला जाएगा, छोड़ देंगे उसको। 9 दूनी 18 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 3 प्लस के 3 के हो जाएगा क्या, और यहाँ से प्लस के 3 के हो जाएगा, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, 6 से कट जाएगा 3 बार, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा, मतलब के की वैल्यू आ जाएगी 3, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। एज इट इज नेक्स्ट कह रहा है कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। भाई अब इक्वेशन हमारे पास है, देखो एक्स और वाई के स्क्वायर के गुणांक कोफिशिएंट बराबर नहीं है, प्लस नहीं है बीच में, सर्कल तो नहीं हो सकता। 3 ऑप्शन बचे, हमें क्या करना है डायरेक्टली एच स्क्वायर माइनस ए भी चेक करना है। एच की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0, क्योंकि एक्स और वाई का जो मल्टीपल होता है उसका आधा एच होता है, तो 0 हो जाएगा। माइनस के ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू कितना है माइनस के 3 है, ये आ जाएगा प्लस के 6। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू बड़ी आ रही है 0 से, तो हम कह सकते हैं हाइपरबोला होगा। हाइपरबोला इन ऑप्शन नंबर डी में है, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर देखने के लिए हमको मिल जाएगा। वहीं पर मेरे पास ये क्वेश्चन दे रखी है, इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। 6i के रेस्पेक्ट में ये कैंसिल 3i माइनस के 3 हो जाएगा, और यहाँ से 3 1 जा 3, तो मेरे पास प्लस के 3 हो जाएगा, तो 0 बन गया। फिर लेके चलते माइनस पर माइनस ऑलरेडी है, तो प्लस के 3i हो जाएगा, इसके कैंसिल ये कैंसिल हो जाएगा, 4i हो जाएगा, और माइनस के 20, तो प्लस के 20 ये देखने के लिए मिलेगा। फिर प्लस के 1 है, और ये कैंसिल 4 या 12 माइनस के 20 या 60 60i देखने के लिए मिलेगा, इक्वल टू मेरे पास x प्लस आई वाई नजर आ रहा है। ये वाला 0 हो गया, छोड़ देंगे। 4 या 12, तो ये नेगेटिव 12 हो जाएगा, कि आई स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा। 20 या 60, तो प्लस के 60 आई हो जाएगा, और प्लस के 12 और माइनस के 60 आई देखने के लिए मिलेगा। 60 से 60, 12 से 12 बचता है 0, प्लस के 0 आइटा, इसका मतलब x की वैल्यू भी 0 होगी, y की वैल्यू भी 0 होगी। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, डी बिल्कुल सही आंसर देखने के लिए मिल जाएगा। आज इट इज नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसके विस्तार में x से स्वतंत्र पद का गुणांक क्या होगा। तो अगर मैं इसका r प्लस 1/10 निकालता हूं, तो 10 सी r, पहला वाला कितना है √x डिवाइड बाई 3 की पावर हो जाएगा 10 माइनस के r हो जाएगा, और 3/2x स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा r हो जाएगा। हम क्या करते हैं, x की जितनी पावर है सबको एक साथ ले लेते हैं। x की पावर जो आएगी यहाँ से आएगी 10 माइनस r डिवाइड बाई 2, क्योंकि रूट में है ना x, यहाँ से आ जाएगा मेरे पास माइनस के 2r, और बराबर जब x से स्वतंत्र पद की बात करा तो इसकी पावर की कंपेरिजन करेंगे 0 के साथ। यहाँ से आ जाएगा 4 4 और 1 5 5 वहां जाएगा, तो मेरे पास 2 0 में चला जाएगा, 5 दूनी 10, r की वैल्यू आ जाएगी 2, r की वैल्यू 2 निकल के आ जाएगी। r की वैल्यू 2 यहाँ पर रख देंगे, 10 से 2 कितना हो जाएगा 10 इंटू 9 डिवाइड बाई हो जाएगा 2 इंटू में यहाँ पर है √3 डिवाइड में है, √3 का मतलब हो जाएगा, देखो यहाँ से बनेगा 8, 8 को 2 से डिवाइड कर दूंगा, मेरा बचेगा 4, 3 की पावर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ 3 की पावर 2 है, नीचे मेरे पास कितना है 2 की पावर भी 2 ही देखने के लिए मिलेगा। देखो भैया 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 4 से 3 की पावर 4 कट गया आपस में, 2 से कट जाएगा मेरे पास 5 बार, ऊपर बचा 5, नीचे बचा 2 की पावर 2 4, 5/4 आंसर कौन से में है, सी में दिया गया है, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि y बराबर 10 इनवर्स समथिंग। यहाँ पर एक काम कर सकते हैं क्या हम, कि x को ले लेते हैं tan थीटा। tan थीटा अगर x को लूंगा तो मुझे दिखाई दे रहा होगा कि tan इनवर्स मेरे पास है ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो मेरा बनेगा 1 अपॉन cos थीटा, और माइनस के 1 और डिवाइड में आ जाएगा tan को लिख सकता हूँ sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, मैं इसको लिख सकता हूँ, ऐसा मेरे पास बन गया। बाहर तो मेरे पास ऑलरेडी tan इनवर्स था, यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस के cos थीटा डिवाइड में cos था, cos से cos कट गया, बचेगा मेरे पास कितना sin थीटा बचेगा, ये मेरे पास देखने के लिए मिल गया। इसको क्या सिंप्लीफाई करें, यहाँ पर कोस काटने वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या, जैसे कि मेरे पास tan इनवर्स ऑलरेडी है, ये 1 है माइनस के 1 जाएगा मेरे पास 1 प्लस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 नजर आएगा, डिवाइड है मेरे पास
2 sin थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2 का फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। 1 से 1 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, sin अपॉन cos कितना, देखो sin स्क्वायर से sin वाला कट जाएगा, sin अपॉन cos 10 बचेगा, 10 से tan इनवर्स कटेगा, मेरे पास कितना बचेगा, थीटा बाई 2 मेरे पास बचने वाला है। थीटा बाई 2 का मतलब क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2 का मतलब हो जाएगा tan इनवर्स x बटे 2 मेरे पास आ जाएगा। इसका मुझे करना है डेरिवेटिव। tan इनवर्स x का होता है, देखो 1/2 तो ऑलरेडी बाहर है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और डेरिवेटिव के पर क्या पूछा है, जीरो पर वैल्यूज पूछ रहा है, जीरो पर वैल्यू पूछा है, जीरो में रखूंगा तो यहाँ से मेरे पास 1/2 ही तो आ जाएगा, क्योंकि ये तो जीरो रखने पर ये 1/1 1 आ जाएगा, 1/2 मेरे पास मल्टीप्लाई कर रहा है, तो y डैश जीरो की वैल्यू आ जाएगी 1/2, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट देखने के लिए मिल जाएगा जी। नेक्स्ट tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, तो tan इनवर्स a प्लस b यानी कि 1/3 1/2 1/3 1/2 3 2 5 और 3 6, ये बन जाएगा मेरे पास 5/6 डिवाइड है 1 माइनस के 1/6, ये भी 1 माइनस 1/6 भी 5/6 होता है, यही 5/6 है, ये बच जाएगा 1 1 कितने पर होता है, 1 होता है tan इनवर्स π/4 पर, बाहर tan इनवर्स है, ये मतलब tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, tan से इनवर्स कटेगा, π/4 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, सी विल बी द राइट आंसर। एज इट इज cos 54 डिवाइड में है tan 36 और tan 20 डिवाइड में है cot 70। यहां पर हमसे पूछ रहा है इसका वैल्यू क्या होने वाला है, तो बेटा यहां पर हम ऐसा कर सकते हैं कि देखो ये cos लिखा हुआ है, एक्चुअली में यहां पर जो होगा मेरे पास ये साइन होगा ना, ठीक है, दिस विल बी साइन, क्योंकि cos का साइन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होता है ना, तो cos अपॉन साइन 36, तो मेरे पास ये एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री तो कट जाएंगे 1 आ जाएगा, tan और cot एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री है, 70 20 90, ये 1 आ जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, सी विल बी द राइट आंसर, सी सही जवाब हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ समथिंग, यहां पर हम एक काम कर सकते हैं, x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, 0 या 1 90 रख सकते हैं, अगर सपोज करो मैंने 0 रखी, 0 रखूंगा तो साइन 0 0 हो जाएगा, ठीक है, और cos 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी, और पावर कितनी है 4 है, प्लस के 6 है, साइन 0 कितना हो जाएगा 0, cos 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी, पावर कितना है 2 है, यहाँ पर 4 है, साइन 0 0, cos 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो 1 मेरे पास ऐसा बच जाएगा, यहाँ से बन जाएगा ये 3 बनेगा, क्योंकि 1 की पावर 4 तो 1 ही आ जाएगा, यहाँ से प्लस के 6 बनेगा, यहाँ से 4 बनेगा, 6 4 10 और 3 13, 13 कौन से ऑप्शन में बच्चा, 13 दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में, तो डी इसका बिल्कुल सही आंसर देखने के लिए आपको मिलेगा। एज इट इज नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द फंक्शन, ये हमसे पूछ रहा है, तो भाई अगर फंक्शन मेरे पास इनवर्स में है तो ये वाली वैल्यू जो होनी चाहिए x माइनस 2 इज शुड बी ग्रेटर देन -1 और लेस देन +1, क्योंकि मुझे दोनों तरफ अगर मैं प्लस के 2 कर देता हूं, यहाँ पर x बच जाएगा और यहाँ पर v मेरे पास 3 बन जाएगा, ये बन गया 1, तो x की वैल्यू जो होगी 1 से बड़ी होगी और 3 से छोटी होगी या 3 के बराबर भी होगी, ठीक है, तो 1 और 3 आ जाएगा क्लोज ब्रैकेट के अंदर, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बी विल बी द राइट आंसर। तो ये इस तरह के क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं बहुत इजी क्वेश्चन है, काफी ऐसे नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं यदि a और b इकाई सदिश हैं तो उनके बीच का कोण साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का मान किसके बराबर होगा। क्योंकि मुझे एक चीज पता है क्या, कि अगर मैं देखना की कोशिश, जैसे बी वाला ऑप्शन देखो, ठीक है, जैसे बी वाला ऑप्शन ध्यान से देखना, मैंने क्या किया है, इसका स्क्वायर खोला, स्क्वायर खोलेगा a का स्क्वायर प्लस के मोड b का स्क्वायर माइनस के 2 वेक्टर a डॉट वेक्टर b खुलेगा क्या, और डिवाइडर मेरे पास कितना खुलेगा, डिवाइडर मेरे पास खुलेगा ऑलरेडी 4 है, क्योंकि उसने कहा है कि a और b यूनिट वेक्टर है, इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 1 है, तो 1 और 1 कितना आ जाएगा 2, बाहर 2 है तो 2 कॉमन ले लूंगा, 2 तो बचेगा कितना 1 माइनस के a डॉट b बचेगा, या सुनो, और डिवाइड में कितना बचेगा 4, 4 से कट जाएगा 2, यानी कि ये वाली वैल्यू से देखने के लिए मिल रही है। अब आपको एक चीज पता है कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b का जो वैल्यू होता है, क्या वो वेक्टर a का मॉडुलस वेक्टर b का मॉडुलस cos थीटा के बराबर होता है, ठीक है ना, cos थीटा के बराबर होता है कि नहीं होता है, आपको क्या सर बिल्कुल होता है cos थीटा के बराबर, या मैं कह सकता हूं कि ये तो मेरे पास 1 आ जाएगा ना, तो cos थीटा की जो वैल्यू है वो कितना है a डॉट b के बराबर आ रही है, cos थीटा की वैल्यू a डॉट b के बराबर है, जो हमसे पूछा गया था ये sin स्क्वायर थीटा, आप जरा ध्यान से देखो, cos थीटा का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, तो sin स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू यहां से निकालूंगा, इधर आएगा तो मेरे पास बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाई 2, और cos थीटा की वैल्यू कितनी निकाली हमने, वो निकाली हमने a डॉट b, अगर मैं a डॉट b यहां रखता हूं तो 1 माइनस के a डॉट b डिवाइड बाई 2, तो क्या मेरे पास यही कंडीशन बन रही थी, कौन सी कंडीशन से मैच करी, ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन इससे मैच करी, पहले मुझे ये करना था फिर ये करना था, फिर मुझे ऑप्शन से देखना था कौन से ऑप्शन ऐसी वैल्यूज दे सकता है, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन ऐसी वैल्यूज दे रहा है, तो बी विल बी द राइट आंसर, बी सही जवाब इसका हो जाएगा। इसने कहा कि आंकड़ों के माध्य से माध्य विचलन निकालना है, माध्य विचलन के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इनका मीन निकालते हैं x बार, x बार के लिए मुझे इनको जोड़ना पड़ेगा, जोड़ते हैं भाई, जरूर देखते हैं, 10 20 30 40 50 50 50 50 60, ठीक है 60, अभी ये भी बचा है ना, 60 60 और 70 और 80, 80 आ रहा है मेरे पास, ये 80 आ जाएगा, डिवाइड बाय कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 से कट जाएगा 10 बार, तो मेरे पास x बार की वैल्यू 10 आ जाएगी, x बार की वैल्यू 10 आ गई है, हमें निकालना है मीन डेविएशन, मीन डेविएशन मतलब होगा इनका डिफरेंस, 10 को 4 का डिफरेंस कितना होता है
6 का डिफरेंस होता है, प्लस के 10 और 7 का डिफरेंस होता है 3 का, 10 और 8 का डिफरेंस 2 का, 10 और 9 का डिफरेंस 1 का, 10 और 10 0 का, 10 और 12 2 का, 10 और 13 3 का, 10 और 7 7 का। डिवाइड कर देंगे फिर से 8 से, इनको जोड़ लेते हैं, कितना बन जाएगा ये 7 3 10 2 12, 12 और 1 13, 13 और 3 15, 15 और 3 18, 18 6 कितना 24, 8 या 24, तो 8 से कट जाएगा 3 बार, तो 3 मेरे पास ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी विल बी द राइट आंसर। ये स्पीड रखनी पड़ेगी बेटा एग्जाम में, तो अगर करना है तो। यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो अंकों को 1 2 3 का प्रयोग करके कितनी 5 अंकों की अभाज्य संख्या बनाई जा सकती है। 5 अंकों की अभाज्य संख्या वो होती है जो किसी भी नंबर से ना कट रही हो, या तो खुद से कटती हो या फिर 1 से कटती हो। पर अगर हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो नंबर है इन नंबर से यूज करने 5 4 9 9 और 1 10 10 5 15, भाई इनका जो डिजिट का सम है वो 15 है, यानी कि मैं इन नंबर से कोई भी नंबर बना लूंगा, उनका डिजिट का सम 15 आएगा, और किसी का भी सम अगर 15 आता है, डिजिट का सम, डिजिटल सम भी इसको कहते हैं, अगर वो 15 आएगा तो वो 3 से कटेगा ही कटेगा। इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि अभाज्य संख्या बन जाए, अभाज्य संख्या बन ही नहीं सकती, नहीं बन सकती, तो डी विल बी द राइट आंसर, डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट यूनियन, कौन सा सही है। ए यूनियन ए, देखो ए सेट हो गया, पी ए मतलब पावर सेट हो गया, पावर सेट में ए को अगर मैं यूनियन करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है ए के बराबर पी ए के बराबर आ जाएगा, तो ए विल बी द राइट आंसर। इसने कहा है यहां से देखो भैया 3 और 3 कॉमन लूंगा तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है माइनस ओमेगा, तो माइनस 3 ओमेगा प्लस के ओमेगा मेरे पास ऑलरेडी है, ये पावर 6 है। यहां से मेरे पास बचेगा माइनस के 2 ओमेगा की पावर 6 है, माइनस की पावर प्लस 2 की पावर 6 64 आ जाएगा, ओमेगा क्यू मेरे पास 1 आ जाएगा, 64 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब देखने के लिए मिल जाएगा। एज इट इज हमसे कह रहा है फॉरवर्ड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू पूछ रहा है किस मान के लिए के का मान समीकरण का सोल्व होगा। तो अगर मान लीजिए इक्वल रूट्स हैं तो इक्वल रूट्स का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 3, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस, तो 3 के माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4, ए का वैल्यू मेरे पास 1 आ जाएगा, सी का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा 2k स्क्वायर प्लस के 2k माइनस के 11 बराबर 0। अब बात ये बनती है कि सर इस वाली इक्वेशन को कौन कौन सेटिस्फाइड करेगा। एक तरीका तो ये है कि इसका स्क्वायर खोल के सिंप्लीफाई कर दीजिए, काफी टाइम लग जाएगा, या तरीका ये है कि यहाँ पर 5 सेटिस्फाइड करिए, 5 वैल्यू रखेंगे सेटिस्फाइड कर जाएगा, 9 रख के देखिए 9 वैल्यू रखेंगे सेटिस्फाइड कर जाएगा। अगर 5 भी सेटिस्फाइड करा 9 भी सेटिस्फाइड करा, इसका मतलब सी विल बी द राइट आंसर, ए और बी दोनों इसको सेटिस्फाइड कर रहे होंगे, तो मैं कह सकता हूं सी इसका सही जवाब हो जाएगा। If the first, second and the last term of an arithmetic series is a, b, c respectively, then the number of terms, मैंने अपनी तरफ से एक एपी ले ली, एपी ले ली मैंने 1 2 3 4 ऐसे मैंने करके मान लीजिए ले लिया। यहाँ पर जरा देखो ये अगर एपी है, मैंने कहा ये ए है ये बी है, और उसने कहा लास्ट टर्म जो है वो मेरे पास सी है, तो इसको सी ले लेते हैं। यहाँ पर एन की वैल्यू 4 होगी ना, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर टर्म 4 है यहाँ पर। इसने कहा कि नंबर टर्म 4 है तो एन की वैल्यू 4 होनी चाहिए। इसने कहा पदों की संख्या बतानी है, हमारे हिसाब से जो हमने लिया है वो 4 आ रहा होगा, तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 4 रखूंगा, तो एन की वैल्यू 4 रखने पर एन की वैल्यू 4 यानी कि 4 आंसर देना चाहिए। कौन सा ऑप्शन 4 देगा देखते हैं। पहला वाला ऑप्शन है बी, बी का वैल्यू कितना है जी 2 है, प्लस सी का वैल्यू है मेरे पास, सी का वैल्यू मेरे पास 4 है, माइनस 2 इंटू ए का वैल्यू 1 आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा बी, बी का वैल्यू 2 है और सी का ए का वैल्यू मेरे पास 1 है। यहाँ से आ जाएगा 4 2 6, 6 माइनस 2 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 1, यानी कि 4 आ गया। 4 ही मेरे पास नंबर टर्म्स होने चाहिए, तो ए विल बी द राइट आंसर। तो ऐसे भी हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसने कहा सिग्मा के का वैल्यू 0 से लेकर 100 तक है, यानी कि आइटा की पावर 0 आएगा, आइटा की पावर 1 आएगा, आइटा की पावर 2 आएगा, और ऐसे करके मैं कह सकता हूं आइटा की पावर मेरे पास 100 तक देखने के लिए मिलेगा। भाई 1 से लेकर 100 तक तो मेरे पास क्या जाने वाला है, मेरे पास 25 25 मतलब 4 4 के 25 पेयर बन जाएंगे, जो कि 0 हो जाएगा। आइटा की पावर 0 मतलब कितना होता है 1 होता है, 1 को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 0 आइटा लिख सकता हूं, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू मेरे पास 1 आ जाएगी, और y की वैल्यू मेरे पास 0 देखने के लिए मिलेगी। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसने कहा आरओएस निकालना है, आरओएस का मतलब हो जाएगा एस इधर आर इधर, इधर आ जाएगा आरओएस। एस से हम कोई सा भी चीज ले लेंगे, वैसे मैंने उठाया 2,1, 2,1 उठाया तो 1 का किसी और के साथ, 1 का आ जाएगा 3 के साथ, तो मेरे पास आ जाएगा 2 का 3 के साथ, तो 2 3 इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा मैं उठा लूंगा 3 2, 3 2 मैंने उठाया तो 2 का किसी और के साथ, 2 का 2 के साथ दे रखा है, तो मेरे पास आ जाएगा 3 का 2 के साथ, 3 का 2 के साथ आ गया। फिर मेरे पास दे रखा है इसमें तीसरा टर्म्स 2 और 3 का दे रखा है, तो 3 का देख लेंगे, 3 का 2 के साथ जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 2 का 2 के साथ आएगा। तो ये तीनों चीजें कौन से में है, ये तीनों चीजें हमको दिखाई दे रही होंगी ऑप्शन नंबर सी में, तो सी विल बी द राइट आंसर, सी सही जवाब देखने के लिए बेटा मिल जाएगा। नेशन शब्द के सभी अक्षरों का प्रयोग करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं कि सभी स्वर एक साथ ना आए। भाई टोटल जो अरेंजमेंट हो सकते हैं फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2, यानी कि 6 चीजें मेरे पास थी, डिवाइड बाय 2 कर दिया, ये तो हो गया मेरे पास 2, क्यों किया क्योंकि n 2 बार रिपीट हुआ है। ये तो मेरे पास हो गया टोटल अरेंजमेंट। टोटल अरेंजमेंट करेंगे फैक्टोरियल 7 होता है 720, डिवाइड बाय हो जाएगा 2, 2 से करेगा तो कितना बचेगा 300 36 72 308 बन जाएगा। सभी स्वर एक साथ ना आए,
अगर मैं कहूं सभी स्वर एक साथ आए तो सभी स्वर एक साथ आएंगे तो ए आई ओ एक साथ आना चाहिए, बचेगा कितना एन टी एन बचेगा। मैं इसको एक मान सकता हूं, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इनका अरेंजमेंट करने का तरीका फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, डिवाइड में फैक्टोरियल 2 करना पड़ेगा, एन 2 बार है, इनको आपस में अरेंज कर सकते हैं फैक्टोरियल 3 तरीके से। मेरे पास यहां से कट जाएगा, ये मेरे पास कितना आ जाता है 24 इंटू 6 डिवाइड बाय 2, 2 से कट जाएगा 3 बार, 24 या 72, यानी कि 72 मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो मेरे पास अरेंजमेंट आ जाएंगे टोटल मिला के। टोटल में से वो माइनस कर दिया जिसमें एन जिसमें वोवेल्स एक साथ आते हैं, तो मेरे पास बच जाएगा 288, और 288 इन ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है मेरे बच्चे, तो सी विल बी द राइट आंसर। इसने कहा एफ एक्स बराबर लॉग लॉग एक्स का सापेक्ष एक्स का गुणन क्या होगा। लॉग की बात करें, लॉग का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स, एक्स की जगह लॉग एक्स दे रखा है, लॉग एक्स को दोबारा करेंगे तो 1 अपॉन एक्स और आ जाएगा। इस पूरे को अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो एक्स लॉग एक्स की पावर क्या नेगेटिव 1 आ जाएगी, और नेगेटिव 1 पावर हमारे पास कहां दे रखी है, सी वाले ऑप्शन में दे रखा है, सी विल बी द राइट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन हमको दिया गया था। यहां पर जब इसको मैं एन की एक्स की वैल्यू 1 रखूंगा, 1 1 1 1 रखने पर ये मेरे पास 1 को अगर एन बार जोड़ूंगा तो मेरे पास एन आ जाएगा, यानी कि 0 बन जाएगा, और नीचे भी 0/0 बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, रसूल लगाते हैं। 1 का x का 1 हो जाएगा, यहां से आ जाएगा 2x, यहां से आ जाएगा 3x, और ऐसे करके मेरे पास आ जाएगा प्लस के n x की पावर n आ जाएगा, और डिवाइड में मेरे पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। लिमिट रखेंगे 1 रखने पर ये 1 बचेगा, ये 2 बचेगा, 3 बचेगा, लास्ट में जाकर मेरे पास क्या बचेगा n बचेगा, डिवाइड में मेरे पास 1 है। इसका सम कितना होता है n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 देखने के लिए मिलता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं बी विल बी द राइट आंसर, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट कह रहा था एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, इतना हमारे पास दे रखा है। वाई क्यूब हमारे पास दे रखा है, वाई क्यूब मेरे पास बन जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। और एक्स एक्सिस मेरे पास एक्स एक्सिस हो गया, दो निर्देशांक दे रखे हैं, एक्स बराबर -2, एक्स बराबर -2 यहाँ पर हो गया, और एक दे रखा है एक्स बराबर 1 यहाँ पर हो गया। यानी कि मुझे इनसे घिरा हुआ क्षेत्रफल मुझे निकालना है, ये वाला, यानी कि ये क्षेत्रफल निकालना है मुझे, और मुझे ये क्षेत्रफल निकालना है, ऐसा मुझे निकालना है। तो यहाँ पर ये 0 पर ब्रेक हो रहा है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि लिमिट मेरे पास -2 से पहले 0 पर जारी होगी, पर ये नीचे वाला फंक्शन है, इसको मोड में लेना पड़ेगा। एक्स की वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, वाई की वैल्यू दे रखी है एक्स क्यूब, एंड dx कर देंगे, मोड में ले लेंगे प्लस के। फिर से हम लेके चलते हैं, ये वाला तो ऊपर है तो ऊपर प्लस भी रहेगा, इंटीग्रेशन 0 से 1 जाएगा, और लिमिट मेरे पास कितनी हो जाएगी जी, लिमिट मेरे पास आ गई, फंक्शन कितना है एक्स क्यूब ऑलरेडी है, डी मेरे पास dx हो जाएगा। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर 4/4, लिमिट कितना है -2 से लेकर 0 तक, अपर मोड लगा देंगे इसमें, ठीक है, बाहर क्या लगा देंगे हम इसमें, मोड लगा देंगे, प्लस के यहाँ पर आ जाएगा एक्स की पावर 4 डिवाइड बाय 4, लिमिट कितना मेरे पास 0 से लेकर 1 तक है। यहाँ खोलेंगे तो माइनस के, ये तो 0 बन जाएगा, फिर बचेगा -2 की पावर 4 16, 16 बटे 4 देखने के लिए मिलेगा क्या, ठीक है, 16/4 मुझे दिख जाएगा, माइनस में है तो ये मोड लगाता प्लस आ जाएगा, प्लस के यहाँ पर 1/4 आ जाएगा, यानी कि मेरे पास आ जाएगा 17/4, 17/4 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, सी विल बी द राइट आंसर, सी बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। इसने कहा ये कितना होगा, भाई इस √10x को मैं लिख सकता हूँ 1/1 प्लस के √sin x डिवाइडेड बाय √cos x लिख सकता हूँ। एलसीएम लेंगे तो cos x यहाँ जाएगा, cos x ऊपर भी जाएगा, √cos x डिवाइड बाय √cos x और प्लस के √sin x देखने के लिए मिलेगा। fx f a प्लस बी माइनस एक्स, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एंड डिवाइड बाय 2 करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे तो 1/6 आ गया, 1/6 इंटू 2 1/π/12, π/12 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, और ए ही सही जवाब देखने के लिए बेटा मिलेगा इसका। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 1 समथिंग, एक्स स्क्वायर प्लस 4 समथिंग दे रखा हमको, हम एक काम करते हैं एक्स स्क्वायर को टी लेके चलते हैं, ठीक है, सिर्फ सॉल्व करने के लिए। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, ए के रेस्पेक्ट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के, एक्स की जगह आ जाएगा टी प्लस के 4, एंड प्लस के बी की जगह आ जाएगा एक्स टी प्लस के 1 आ जाएगा। एक्स की जगह मैंने क्या किया, टी ले लिया, तो इसको आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टी का वैल्यू हम अगर -3 रखते हैं, टी का वैल्यू -3 रखने पर, सॉरी -3 नहीं -4 रखने पर, ये -4 प्लस के 3, तो बी का वैल्यू -3 आ जाएगा, और -3 भी इक्वल टू 1, तो बी का वैल्यू आ जाएगा -1/3 आ जाएगा। और एज इट इज एक टी का वैल्यू अगर मैं रखता हूं -1 रखने पर ये बनेगा 3, 3 a बराबर 1, तो a का वैल्यू आ जाएगा 1/3, यानी कि मेरे पास जो क्वेश्चन बनेगा वो ऐसा बनेगा 1/3, a का वैल्यू तो आ गया 1/3, इंटीग्रेशन करना होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का एंड dx, और फिर b का वैल्यू माइनस में आया तो माइनस के 1/3, यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन के लिए 1/x² प्लस 2 का स्क्वायर एंड dx मुझे देखने को मिलेगा। इसका देखो 1/3 है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स x, डायरेक्टली इंटीग्रेशन हो जाएगा, माइनस ये 1/3 है, ये 1/a² माइनस x², यानी कि 1/2, और tan इनवर्स जो हमारे पास होता है x/a, तो x/a मेरे पास ये आ जाएगा। यहां से देखो a की वैल्यू 1/3 दिख रही है, और b की वैल्यू माइनस के 1/6 दिख रही है, तो a की वैल्यू 1/3 दिख रही है, b की वैल्यू -1/6 दिख रही है, तो इस तरीके से मैं कह सकता हूं दिस विल बी द राइट आंसर। तो ये मेरे पास इसका सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। धन्यवाद जी। जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का आज के ऑल इंडिया मॉक 3 के सॉल्यूशन में।
तो फिजिक्स का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, फिजिक्स का सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं कि पहला सवाल आपको क्या दिया गया था। तो पहला सवाल आपसे पूछा गया था कि वर्क डन इन ब्लोइंग द सोप बबल ऑफ एयर in the air of radius 2r is w, वर्क डन इन द ब्लोइंग द सोप बबल ऑफ रेडियस r कितना होगा। तो देखो 2r बुलबुला बनाने के लिए आपको w वर्क डन करना पड़ता है। तो वर्क डन हो जाएगा आपका सरफेस एरिया इनटू सरफेस टेंशन और गुणा 2 से करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर दो सरफेस फ्री सरफेस होती हैं, दो मुक्त सतह होती हैं बुलबुले के भीतर। ठीक है, तो अब 2r त्रिज्या के लिए w वर्क डन करना पड़ता है, तो r के लिए मान लो w डैश करना पड़ता है। तो 4 पाई r का स्क्वायर इंटू टी इंटू 2, दोनों का रेशियो लेंगे तो w अपॉन w डैश जो है आपका 4 अपॉन 1 आएगा। तो यहाँ से w डैश की जो वैल्यू आएगी तो ये सीधा सीधा आप निकाल सकते हैं, w बाई 4 आ जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, w बाई 4 होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी, श्यानता पर तापमान का क्या असर पड़ता है। देखिए जब तापमान को बढ़ाया जाता है तो श्यानता का मान क्या होता है, घट जाता है। तो क्वेश्चन का आंसर आएगा विस्कोसिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि तापमान वृद्धि के साथ क्या होता है, श्यानता का मान घटता है। ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करेंगे गैस की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो गैस में श्यानता क्या होती है, तापमान बढ़ाने पर क्या होती है, वहां पर बढ़ती है। लेकिन द्रव के लिए क्या होगा, द्रव के लिए घटता होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। ये कह रहा है कि लाल प्रकाश के पुंज का उपयोग करके एक विवर्तन पैटर्न प्राप्त किया जाता है। क्या होता है अगर लाल प्रकाश की जगह नीला प्रकाश इस्तेमाल किया जाए। देखो डिफ्रैक्शन पैटर्न में जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है cm, ठीक है, उसकी जो चौड़ाई होती है 2x, वो होती है आपकी 2d लैम्डा बाई डी। तो आप लाल की जगह पर क्या कर रहे हैं, नीला इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप लैम्डा को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो यानी कि चौड़ाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और बैंड क्या हो जाएंगे, संकरे हो जाएंगे। ठीक है, ये तो डिफ्रैक्शन पैटर्न बैंड बिकम नैरोअर एंड गेट क्राउडेड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, बी होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका इंतजार कर रहा है। एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट एंड ओपन विंडो, खुली खिड़की। तो देखो अगर खुली खिड़की है तो जितनी भी रोशनी उसके अंदर आएगी, जितनी भी ऊर्जा उसके अंदर आएगी, वो सारी की सारी ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, कोई भी रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर कांच की खिड़की है तो कुछ पोर्शन जो है उसका रिफ्लेक्ट होगा। तो खुली खिड़की की अगर बात की जा रही तो सारी की सारी जो विकिरण है उसके अंदर आ जाएंगी। तो हम ये कहते हैं कि इसकी अवशोषण क्षमता कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे बोला गया है कि एक तापीय इंजन है जो कि गर्म कुंड से 300 जूल ऊर्जा को अवशोषित करता है। तो यहां Q को हमने 300 जूल लिख लिया। प्रत्येक चक्र में 94 जूल कार्य करता है, तो W 94 हो गया। तो इसकी दक्षता कितनी होगी, तो दक्षता ईटा बराबर क्या होता है, किया गया कार्य बटे अवशोषित ऊष्मा। तो 94 को 300 से भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा, 0.31 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपसे बोला है कि रुद्धोष्म प्रक्रिया के लिए कौन सी बात इनमें से सही नहीं है। देखो रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए, कि भाई जो PV टू दी पावर गामा होता है वो कांस्टेंट होता है। तो यहां से एक रिलेशन निकल के आ सकता है। ठीक है, एक रिलेशन ये निकल के आएगा कि P1 V1 टू दी पावर गामा, ठीक है, इज इक्वल टू होगा क्या, P2 V2 टू दी पावर गामा। एक रिलेशन तो ये निकल के आया। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT होता है। PV इज इक्वल टू nRT होता है। तो अगर आप टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन बनाना चाहें तो यहां से प्रेशर को हटा सकते हैं। तो प्रेशर की जगह पर आप nRT अपॉन V रख सकते हैं। तो यहाँ nR क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर मैं P की जगह पर क्या रखूंगा, P की जगह पर मैं जो है T अपॉन V रखूंगा। तो P की जगह पर अगर मैं T अपॉन V रखूंगा और ये V की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट चल रहा है, तो यहां से मेरे पास फॉर्मूला बनेगा T V की पावर गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यानी कि यहां से मेरे पास रिलेशन बनेगा T1, ठीक है, V1 टू दी पावर गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 टू दी पावर गामा -1। तो ये मेरा सेकंड रिलेशन होगा। तो क्या ये रिलेशन मेरा ठीक है, ठीक है, T1 V1 टू दी पावर गामा -1, जी हाँ। तो मेरा जो कौन कौन सा रिलेशन सही आ रहा है, ठीक है भाई, एक तो ये वाला रिलेशन मेरा बिल्कुल ठीक आ रहा है। ठीक है, ये वाला रिलेशन बिल्कुल ठीक आ रहा है। ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन एक बार और चेक करना और एक बार प्रेशर और वॉल्यूम का चेक करना है। ठीक है, तो प्रेशर और वॉल्यूम के लिए क्या होगा, P1, ठीक है, P1 V1 टू दी पावर गामा, ठीक है, P2 V2 टू दी पावर गामा। तो एक बार चेक करते हैं।
तो ये पावर क्या है 1 अपॉन गामा है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, देखो पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसको अगर मैं क्यूब रूट ले लूँ यहाँ पर, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ P1 की पावर 1 अपॉन गामा। ठीक है, और V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बिल्कुल लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो यहां से रिलेशन बनेगा P1 की पावर 1 अपॉन गामा V1 इज इक्वल टू P2 की पावर 1 अपॉन गामा और ये V2, ये भी रिलेशन मेरा ठीक है, ये वाला रिलेशन भी ठीक है। तीसरा चेक कर लो प्रेशर और टेम्परेचर के साथ, तो प्रेशर और टेम्परेचर के साथ चेक करोगे तो वॉल्यूम को हटाना पड़ेगा, तो यहां से वॉल्यूम को हम हटा सकते हैं T अपॉन P से। तो देखो तीसरा रिलेशन मैं चेक कर लेता हूं एक बार, मैं यहां से वॉल्यूम को हटाऊंगा। ठीक है, तो वॉल्यूम को मैं जब हटाऊंगा तो T अपॉन P रखूंगा उसकी जगह पर T अपॉन P रखूंगा, और ये होल पावर क्या चल रही है, गामा इज इक्वल टू क्या चल रहा है, कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां से बनेगा आपका P1 की पावर 1 प्लस गामा, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा, ये 1 माइनस गामा। ठीक है, P की पावर 1 माइनस गामा, T की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहां ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या रिलेशन आ रहा है, P की पावर 1 माइनस गामा, T की पावर गामा, तो ये भी मेरा ठीक है। तो कौन सा गलत हुआ, डी ऑप्शन मेरा गलत हुआ, डी क्या है इस क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर होगा। ठीक है, तो यही आपको ढूंढना था कि गलत कौन सा है उनमें से। यदि कोई निकाय बी और सी 7 अलग अलग तापीय संतुलन में है, तो बी और सी एक दूसरे के साथ तापीय संतुलन में होंगे, ऐसा किसने कहा था, ऐसा कहा था किसने, फर्स्ट लॉ, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने कहा था। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की यह अवधारणा है। तो ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम है, शून्य नियम हम इसको कहते हैं, ऊष्मागतिकी का शून्य नियम। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बोला गया है कि दो वृत्ताकार प्लेट हैं और उनकी त्रिज्या का अनुपात, उनके बीच की दूरी का अनुपात और उनमें जो आपने परावैद्युतांक भरा है उनका अनुपात आपको दे रखा है। तो दोनों संधारित्र के लिए, ठीक है, यदि दोनों संधारित्रों के लिए प्लेटों के बीच की दूरी समान है, तो संधारित्र A और संधारित्र B के लिए धारिता का अनुपात क्या होगा। तो देखो आपसे कह रहा है कि वृत्तीय प्लेटें हैं और त्रिज्या का अनुपात भी दे रखा है आपको, प्लेटों के बीच की दूरी भी दे रखी है। ठीक है, और आपसे कह रहा है कि भाई, तो ये अनुपात आपको दे रखा है, देखिए 1:2 दे रखा है, 2:1 दे रखा है, और ये फिर वापस से 2:1 दे रखा है। तो आपसे बोला है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स फॉर बोथ कैपेसिटर इज सेम देन द रेशियो ऑफ द कैपेसिटर। तो डिस्टेंस का मतलब जो आपको गैप दे रखा है, यहाँ पे 2 कैपेसिटर बनाए गए हैं, तो उसके लिए आपसे बोला गया है। तो बस इसमें आपको लॉजिक ये लगाना है, देखिए ठीक है, सिंपल, क्योंकि ये वृत्ताकार आपका संधारित्र है, तो यहां पर ये प्लेटें जो है आपकी इस तरह से वृत्ताकार है, इस तरह से ये प्लेटें आपकी वृत्ताकार प्लेट हो गई। ठीक है, तो अगर ये वृत्ताकार प्लेट हो गई तो प्लेट का एरिया और इनके बीच की दूरी का अनुपात भी आपको दे रखा है, ये डी भी आपको दे रखा है। ठीक है, तो कुल मिला के आपको क्या करना है, ठीक है, ये जो हो जाएगा C इज इक्वल टू क्या होगा, A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, K से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या भरा हुआ है, इन्होंने परावैद्युतांक भरा हुआ है। ठीक है, तो आपको बस इस लाइन पे ध्यान देना है, ये वाला। ठीक है, चलो अब आगे समझते हैं। ठीक है, तो आगे समझते हैं कि क्या इसका क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन के आंसर में देखो C1 अपॉन C2 जब मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा K1 A1 एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और ये हो जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट बाई डी। यहां पर ये चीज हटा दीजिए, यदि दोनों संधारित्रों के लिए प्लेटों के बीच की दूरी समान हो, क्योंकि दूरी का अनुपात तो आपको दे रखा है, प्लेटों के बीच की दूरी आपको दे रखी है। ठीक है, तो प्लेटों के बीच की दूरी अगर आपको दे रखी है तो आप K1 A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, K2 A एप्सिलॉन नॉट बाई डी यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा K1 K2 K1 K2। A1 अपॉन A2 का मतलब हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर, और ये D2 ऊपर चला जाएगा, D1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, जो गैप है तो D हम इसको कह रहे हैं। तो अब यहां से देखिए K1 अपॉन K2 कितना दे रखा है, 1:, K1 अपॉन K2 जो दे रखा है हमें परावैद्युतांक 2:1, तो यहाँ 2:1 डाल दिया। त्रिज्या का अनुपात कितना दे रखा है, 1:2, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और बीच की दूरी दे रखी है 2/1, तो यहाँ उल्टा करना है तो यहाँ 1/2 हो जाएगा। तो आप देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो 1/4, तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका 1:4 आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक समानांतर प्लेट संधारित्र के वृत्तीय प्लेटों की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो प्लेटों के बीच की दूरी 4 mm है, और इसको 100 वोल्ट की बैटरी से आवेशित किया जाता है, तो संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको पता है कि कोई भी आपका संधारित्र होगा उसकी धारिता होगी A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, क्योंकि वो वृत्ताकार प्लेट है तो पाई R का स्क्वायर लगा देंगे। तो 8 सेंटीमीटर की त्रिज्या है तो इसका यहाँ पर 8 × 10⁻² का स्क्वायर कर देंगे। एप्सिलॉन नॉट
नॉट की वैल्यू रख दी, नीचे डी प्लेटों के बीच की दूरी 4 mm थी तो 4 गुणा 10 की घात -3 कर दिया। पूरा का पूरा डेटा जब सॉल्व करेंगे तो 4.44 गुणा 10 की घात -11 फैराड होगा। अब संचित ऊर्जा U बराबर हाफ CV² होता है, तो हाफ C की वैल्यू ये रही आपके पास, और V का स्क्वायर कितना वोल्ट लगाया, 100 वोल्ट लगाया, तो 100 का स्क्वायर करेंगे 10 की घात 4। पूरा सॉल्व करने के बाद आंसर आपका आएगा 0.22 इंटू 10 की पावर -6 आने वाला है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। कह रहे कि एक चालक 60 माइक्रो एम्पियर की धारा वहन करता है और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 30 mm² है, तो धारा घनत्व का मान बताइए। तो भाई धारा कितनी है उसके अंदर, 60 माइक्रो, 10 की घात -6 हो गया, और एरिया कितना है 30 mm², तो 30 mm को मीटर में करेंगे 10 की घात -6, तो J बराबर I/A होता है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा, बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए इसमें आपको एक सर्किट दिया गया था और इस सर्किट में पूछा गया था कि I1 I2 धाराएं बताइए। तो देखो मैं आपको इसका तरीका बताता हूं, फिर बताता हूं ये डायग्राम मैंने कैसे बनाया। अगर आप यहां से देखेंगे, यहां से टोटल जो है आपकी 6 एम्पियर करंट आ रही है, और 6 एम्पियर करंट दो भागों में यहां बट जाती है, लेकिन ये वाला भाग देखिए इसमें 2 और 2 ओम के रेजिस्टेंस लगे हैं, तो ये सीरीज में होंगे, तो 2 और 2 कितना हो जाएंगे, 4। तो इधर मैंने 4 बना लिया, इधर ये वाला 2 था, यहां से मिला हुआ है तो ये 2 हो गया। अब मैं ये कह रहा हूं कि मान लो, ठीक है, कि 4 ओम में कितनी करंट जा रही है, I, तो 2 ओम में कितनी जाएगी, 2I, तो I प्लस 2I किसके बराबर होगा, 6 के, तो 3I इज इक्वल टू 6, I इज इक्वल टू 2, यानी कि इस वाले में जा रही है कितनी एम्पियर, 2 एम्पियर, तो उस वाले में जाएगी कितनी एम्पियर, 4 एम्पियर करंट जाएगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, तो आंसर आएगा 2 एम्पियर और 4 एम्पियर, क्योंकि I1 इधर वाला है, I2 आपका इधर वाला है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन 10 की घात -2 टेस्ला, ठीक है, कि चुंबकीय क्षेत्र में 0.02 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गतिमान है, तो इलेक्ट्रॉन की गति निकालिए, उसकी स्पीड निकालिए। तो हमें पता है कि जब वो वृत्ताकार पथ पर गतिमान होगा तो फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू mv/qb, तो यहां से v को फ्री कर लीजिए, v इज इक्वल टू qbr/m, सारी वैल्यू को डाल दीजिए। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19, b आपको दे रखा है 10 की घात -2 टेस्ला, ठीक है, r आपको दे रखा है 0.02, जिसको 2 गुणा 10 की घात -2 लिख लीजिए, ठीक है, और नीचे m है तो 9.1 इंटू 10 की पावर -31। पूरा सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 35 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि धारावाही वृत्ताकार कुंडल के संदर्भ में जब हम परिधि से केंद्र की ओर बढ़ते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। देखो परिधि से केंद्र की ओर यानी कि आप कहां से कहां आ रहे हैं, ठीक है, आप यहां से इधर की तरफ आ रहे हैं, तो आपको ये याद रखना है कि सेंटर पर क्या होता है, सबसे ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होता है, सेंटर पर मैक्सिमम होता है, सेंटर पर मैक्सिमम होता है। तो यानी कि जब आप परिधि से सेंटर की तरफ आएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि आपको फाई दे रखा है और t बराबर 4 सेकंड पर आपको बताना है प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो सबसे पहले E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी करेंगे, इसका अवकलन कर दीजिए, तो 12 दूनी 24t और 10t का हो गया 10, t को यहाँ 4 रखेंगे, 24 गुणा 4 प्लस 10, तो टोटल आंसर आपका कितना आएगा, 106 वोल्ट आपका आंसर बनेगा, 106 वोल्ट आपका आंसर होगा। ठीक है, ये ऑलरेडी इसीलिए लिखे गए हैं ताकि आपका समय बच जाए, ठीक है, आपको ज्यादा लंबा वीडियो ना देखना पड़े। तो R की वैल्यू 10 दे रखी है, C की वैल्यू 30 माइक्रोफेरेड, L की वैल्यू 27 मिली हेनरी, और आपसे पूरा गुणवत्ता कारक बताइए, क्वालिटी फैक्टर बताइए। तो क्वालिटी फैक्टर जो का फॉर्मूला होता है 1/r अंडर द रूट L/c, तो सारी वैल्यू रखिए 1/10, इसकी वैल्यू रखेंगे तो 27 मिली, 27 गुणा 10 की घात -3, और C की वैल्यू रखेंगे 30 गुणा 10 की घात -6। पूरा सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा क्वालिटी फैक्टर का वो 3 आएगा। और गुणवत्ता गुणांक जो है किसी भी अनुनादी परिपथ की जो है क्या बताता है, उसके गुण के बारे में बताता है कि वो कितना अच्छा अनुनाद दे सकता है। तो क्वालिटी फैक्टर जितना ज्यादा होगा रेजोनेंस उतना ही शार्प होगा। चलिए अब आपको दिया गया संवेग P है, त्वरण A है और आयतन V है को मौलिक इकाई अगर मान लिया जाए तो गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होगा। देखिए संवेग का विमीय सूत्र ये होता है P, ठीक है, त्वरण का क्या होगा, त्वरण क्या है आपका एक्सेलरेशन, तो LT -2 हो जाएगा, और आयतन का क्या हो जाएगा L का क्यूब। तो आपको ऑप्शन चेक करना है कि किस ऑप्शन की डायमेंशन
ml²t-2 बन रही है। तो पहला वाला ऑप्शन चेक करेंगे, p की जगह पर मैंने mlt-1 रख दिया, a की पावर 1/2 यानी कि lt-2 की होल पावर 1/2, और यहाँ v की पावर 1/6 है तो l की पावर 3 का 1/6। पूरा सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आएगा ml²t-2, जो कि काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा के वीमा सूत्र के बराबर होगा। ठीक है, दूसरा भी मेथड है लेकिन उससे बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। प्रकाश विद्युत धारा प्रवाहित होगी कब? देखो, प्रकाश विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए दो शर्तें हैं कि जो आवृत्ति है वो देहली आवृत्ति से अधिक हो, फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो, या फिर जो वेवलेंथ है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम हो। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आपका बी जाएगा, द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज बिलो द थ्रेशोल्ड वैल्यू। और अगर इसकी जगह फ्रीक्वेंसी होता तो अबव होना चाहिए था फिर, क्योंकि यहां वेवलेंथ की बात की जा रही है तो बिलो आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या कह रहा है। जब प्रकाश स्रोत और प्रकाशीय सेल के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है, तो प्रकाश स्रोत और प्रकाशीय सेल के बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो तीव्रता वहां पर क्या होगी? कम होगी। तीव्रता किस चीज को कहते हैं? नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकंड पर यूनिट एरिया, एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल पर गिरने वाले फोटोनों की संख्या। तो तीव्रता अगर आपकी कम हो जाएगी तो गिरने वाले फोटोनों की संख्या भी आपकी कम हो जाएगी। तो क्वेश्चन का आंसर होगा बी, द नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। ये किसने कहा था? ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था। तो अगर गिरने वाले फोटोन की संख्या अगर कम हो रही है तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। कह रहा है कि यंग के द्विपट्टिका प्रयोग में तीसरी काली फ्रिंज के स्थान पर पहुंचने वाली दो तरंगों के बीच फेज अंतर कितना होगा? कलांतर कितना होगा? तो जो आपकी अदीप्त फ्रिंज बनती है पहली कब बनती है? पाई, जब डेल्टा फाई की वैल्यू पाई होती है, फिर 3 पाई, फिर 4 पाई। तो उसने कहा है तीसरी फ्रिंज कब बनेगी? तो तीसरी फ्रिंज बनेगी जब 5 पाई का वहां पर कलांतर होगा, 5 पाई का क्या होगा? फेज डिफरेंस होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर। प्रकाश की किरण न्यूनतम विचलन की स्थिति पर 60 डिग्री के प्रिज्म पर होती है। प्रिज्म के पहले फलक पर अपवर्तन कोण क्या होगा? देखो, आपको पता है कि जब डेल मिनिमम होता है, जब न्यूनतम विचलन की स्थिति होती है, तो हमें पता है R1 प्लस R2 A होता है, लेकिन न्यूनतम विचलन की स्थिति में दोनों बराबर हो जाते हैं। तो R प्लस R बराबर A, यानी कि कुल मिलाकर 2R की वैल्यू जो है A/2R की वैल्यू A के बराबर होती है, यानी कि R की वैल्यू A/2 के बराबर होती है। तो अपवर्तन कोण कितना होगा? 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? 30 डिग्री होगा। अगले सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि एक हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर और 0.5 मीटर स्क्वायर वाले दो पिस्टन हैं। तो जब बड़े पिस्टन पर 40 न्यूटन का भार रखा जाता है तो छोटे पिस्टन द्वारा लगाया गया बल कितना होगा? तो देखो दोस्तों, एक सिंपल सी बात है, पास्कल के नियम से प्रेशर दोनों जगह क्या होगा? बराबर होगा। तो बड़े पिस्टन पर 40 न्यूटन आपने रखा तो 40 और बटे इसका क्षेत्रफल 1। छोटे वाले पे हमें कितना बल लगाना है? F, और इसका क्षेत्रफल 0.25। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो F की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 10 न्यूटन का बल लगाना चाहिए। किस पर? छोटे पिस्टन पर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रक्षेप्य गति की अधिकतम ऊंचाई और उड़ान के बीच सही संबंध क्या होगा? तो अधिकतम ऊंचाई होती है h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, और टाइम आपका जो होता है वो होता है 2u साइन थीटा बाई g। क्योंकि सारे ऑप्शन में यहाँ t का स्क्वायर मैं चेक करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे साइन स्क्वायर है तो मुझे यहाँ t का स्क्वायर कर लिया, तो ये मैंने t का स्क्वायर कर दिया। अब मैंने h को t के स्क्वायर को डिवाइड किया तो यहाँ बचा मेरा g/8। तो यानी कि कुल मिला के h बराबर कितना आ रहा है मेरा? 1/8 gt स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा ठीक होगा आपका? बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 में देखो क्या कह रहा है। एक एथलीट 200 मीटर व्यास वाले गोलाकार ट्रैक में 40 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है, तो 2 मिनट 20 सेकंड के अंत में दूरी और विस्थापन क्या क्या होंगे? देखो सिंपल सी बात है, 2 मिनट 20 सेकंड का मतलब 140 सेकंड हो गया। तो अगर 140 सेकंड हुआ तो नंबर चक्कर कितने हो गए? चक्कर हो गए आपके 7.5। ठीक है, 7.5 चक्कर हो गए आपके, नहीं 7/2। ठीक है, 7/2 यानी कि 3 पॉइंट कितना आ रहा है आपका? ये तो 7/2 आ रहा है आपका। ठीक है, तो 7/2 का मतलब है 3.5, 3.5 चक्कर होगा। ठीक है, तो 3.5 चक्कर का मतलब है कि अगर वो यहां से चला तो बिल्कुल सामने होगा, क्योंकि 3 चक्कर पूरे और एक आधा चक्कर, 3 चक्कर पूरे और फिर कितना आपका? आधा चक्कर। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है, विस्थापन की अगर हम बात करेंगे तो ये तो 2r के बराबर हो जाएगा। तो 2r, और व्यास क्वेश्चन में दे रखा कितना? 200 मीटर। अब एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी होती है? 2πr। तो 3.5 चक्कर में कितना चलेगा? 2πr कितना हो जाएगा? 100,
क्योंकि व्यास 200 है तो त्रिज्या 100 हो जाएगी। पूरा सॉल्व करेंगे तो 2198 आपका आएगा। तो आंसर होगा 2198 और कितना 200 मीटर आपका आंसर होगा। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। एक गेंद, बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये, एक गेंद 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रही है और विपरीत दिशा में 1 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हुई अन्य गेंद से टकराती है। तो ये 5 से जा रही है, ये 1 से जा रही है। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। देखिए ये जो है आपकी जा रही है कितने से, 5 मीटर पर सेकंड से, ये 1 मीटर पर सेकंड से। तो यहां शुरुआत में वेगों का अंतर कितना होगा, u1 माइनस u2। तो ये आपका 5 हुआ, क्योंकि ये अपोजिट जा रहा है तो माइनस माइनस का 1 करना होगा, तो टोटल कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक, अब उसने कहा कि भाई ये वाली तो रेस्ट में आ जाती है, लेकिन इसका वेग हमें नहीं पता कितना होगा। तो अब टक्कर के बाद वेगों का अंतर v2 माइनस v1, तो ये v माइनस 0 इज इक्वल टू 0, आप इसको v कह सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के जो प्रत्यावस्थान गुणांक होता है वो होता है टक्कर के बाद वेगों का अंतर और बटे टक्कर से पहले वेगों का अंतर। तो टक्कर के बाद कितना है, v है। ठीक है, और टक्कर से पहले कितना था, 6 था। और E की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1/3, तो 3 से 6 कटेगा 2 बार। ठीक है, तो 2 बार कटेगा तो V की वैल्यू कितनी आएगी, 2 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर होगा 2 मीटर पर सेकंड। 45 देखिए क्या कह रहा है, सतह से 30 डिग्री के कोण पर 100 मीटर प्रति सेकंड की गति से फेंकी गई क्रिकेट की गेंद पर विचार करें और इस स्थिति में बताइए गेंद कितने सेकंड के लिए हवा में रहेगी। तो t बराबर क्या होता है, 2u sin थीटा बाई g। तो सारी वैल्यू को रखेंगे 2 और u कितना हो गया, 100, sin 30 हो गया और g 10 लेना है। तो सॉल्व करेंगे तो टोटल आपका आंसर कितना होगा, आपका 10 सेकंड आएगा। तो ये था दोस्तों फिजिक्स का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं कि आपने मॉक टेस्ट बड़े अच्छे से दिया होगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे फिर किसी नए मुद्दे के साथ, नई चर्चा के साथ।